हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्लास। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हमारी पहली क्लास होगी यूके टैक्सेशन की। आज से हम प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास हमारी डेमो क्लास थी, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट के बारे में भी ओवरऑल बताया गया एंड कोर्स के हवाले से भी आपको बताया गया था। आज हमारी इंशाल्लाह प्रॉपर क्लास होगी। थोड़ा सा वेट करते हैं, 2-4 मिनट, बाकी भी तब तक ज्वाइन कर लेते हैं। इन द मीन टाइम, आप में से कौन फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं है? जो फाइनेंस के बैकग्राउंड से सच मुंसलिक नहीं है, वो रेज हैंड कर ले प्लीज। एंड सेकेंडली, हमारी क्लास का थोड़ा सा जो वो आपको बता दूं, नियम जो है, नियम कुछ ऐसे हैं हमारी क्लास के कि क्लास के स्टार्ट में मैं आप लोग की क्वेश्चंस लेता हूँ, जो कि मोस्टली बिलोंग करते हैं उससे प्रीवियस टॉपिक से। अगर किसी को कुछ चीज समझ नहीं आई होती, कोई क्वेश्चन होते उसमें, उससे रिलेटेड हो जाते हैं, फिर हमारी क्लास होती है। और एंड में भी 10-15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं बीच में। बीच में भी मैं क्वेश्चन आंसर से ले लेता हूँ, लेकिन वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बीच में भी क्वेश्चन आंसर चल जाते हैं, ऐसा नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चल रहा। बट एक चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, ड्यूरिंग द क्लास सबके माइक म्यूट होने चाहिए, कैमरा आप लोग का म्यूट होना चाहिए, सॉरी कैमरा आप लोग का ऑफ होना चाहिए। तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपके जो भी होंगे वो सारे सारे कैटर किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा यार आप बिना आंसर लिए वापस जाएंगे। बेशक हमें एक्स्ट्रा भी क्लास में बैठना पड़ जाए, लेकिन आप लोग के आंसर का क्वेश्चंस का आंसर लाजमी दिया जाएगा, ठीक है? ओके। जी, आबिद खान साहब, आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है? आबिद खान, इन्होंने तो रिसेंड किए हुए कौन को उसने हमारे साथ। ओके ओके। अच्छा, एनीवन यार, आप में से सी इसी से रिलेटेड कौन कौन है? कैंडी जरा वो रिजाइन कर ले। मोहम्मद फैजान हो गए हैं जी। रहील कदूस साहब भी हैं। नहीं सर, क्वेश्चन कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए, आप कैसे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है। जी, आप किस क्या पढ़ रहे हैं आजकल, या पढ़ चुके हैं? मैं सर जी ACCA एफिलिएट हूँ और मैं इधर UAE में एज अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह, कब से? मैं सर 2022 से। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो कैसा जा रहा है दुबई, यूएई? जबरदस्त सर जबरदस्त। लोग लोग तो जो आप इधर उधर वाले होते हैं, वो तो रोने ही डाल रहे होते हैं, कहते यार सैलरी कम देते हैं, ये वो। नहीं नहीं सर, वैसी बस वो बातें ही होती हैं नहीं नहीं, ऐसा तो अगर देखा जाए ना यार, पाकिस्तान में भी अब इंडस्ट्रीज काफी बेहतर हो गई हैं। मतलब सैलरीज वगैरह अच्छी मिल जाती हैं, इवन जो छोटे लेवल पे भी जो कंपनीज वगैरह पैकेज अच्छी देती है। स्पेशली जो हमारी इस फील्ड को जो बूम मिला है ना, सीए सी वगैरह, सी वाले बेचारे थोड़े इस वजह से फंस जाते हैं कि वो आर्टिकल्स के चक्कर में सीए फर्म उनके लिए एक मैंडेटरी चीज हो जाती है। वो इस वजह से जरा सीए फर्म के लिए फंस जाते हैं, और वो तो अल्लाह माफ करे बहुत ही कुछ पूरा ट्रीट करते हैं। एक तो स्टाइपेंड बहुत थोड़ा रखा होता है, और ऊपर से यार काम तो हर जगह ही ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि काम कहीं कम होता है। लेकिन अच्छा, इवन हमारी भी यूके की काफी सारी फर्म्स है, जिन्होंने मतलब इस तरह लोकल फर्म्स है ना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। और उनसे मतलब फ्रेश लड़के लेते हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो फुल टाइम यूके का काम ही कर रहे होते हैं। और एंड पे उनको अपनी वो पाकिस्तानी फर्म से उनको आर्टिकल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो आजकल फर्म्स ये भी कर रही, काफी फर्म्स है। अगर पिंड इस्लामाबाद में बताऊं तो विजन कंसल्टिंग है मेरा, वो भी कर रही है। बेसलाइन प्रैक्टिस सपोर्ट है, वो भी कर रही है। बाकी भी लाजमी होगी जो इस तरह की करती है, जो सीए इंटर्न्स को भी लेती हैं। और उनको जो आर्टिकल्स है ना, वो अपनी उनकी पाकिस्तानी जो लोकल फर्म है ऑडिट वगैरह वाली, उससे ही मतलब, क्योंकि उनका आपस में कंसोर्शियम कह सकते हैं, या जो भी एग्रीमेंट होता है वो होता है। तो थोड़ा सा ये जो बाहर की जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में आई है ना, यूके, यूएस, यूएई, इनसे थोड़ा सा लोकल मार्केट को भी काफी जरा दचका पहुंचा, तो सैलरीज वगैरह भी जरा बेहतर हो गई हैं प्रोफेशनल्स की। जी, उस्मान अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम ये सलाम सर, ठीक है। कैसे हैं आप? अल्लाह करम सर। जी सर सर। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आप क्लासेस आज से शुरू करेंगे तो क्या ये रिकॉर्डिंग वीडियोस हमें मिल सकती हैं अगर किसी से कोई मिस हो जाए या कोई बिल्कुल दो मिलेंगे तीन सर। मिनट मिस हो जाए या कोई इस तरह। बिल्कुल। आज हमारी जब क्लास हो जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली कल दोपहर 12-1 बजे तक जो है ना ये आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाती है। अब इनिशियल हमारी जो पहले 3 क्लासेस होती है, जिस तरह हमारी एक डेमो क्लास गुजरी है और उसके बाद आज की और कल की जो हमारी क्लास होगी, ये हमारी मतलब पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होती है। डेमो क्लासेस सॉर्ट ऑफ ही होती है, तो हर कोई इसको ले सकता है, हर कोई एक्सेस कर सकता है। ये यूट्यूब पे ही भी अपलोड की जाती है। हाँ, फ्रॉम नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लासेस होंगी वो हमारे वो क्लोज्ड ग्रुप जो है उसके लिए होती है। इस तरह हर एक इंडिविजुअल जो होगा उसका अपना हमारा एलएमएस पोर्टल है, उस पर उसका अकाउंट बनता है। वो आप अपने जो भी आपके कंसर्निंग एडमिन वाले हैं जिनके साथ आपकी बातचीत चलिए उनसे आप कोऑर्डिनेट करेंगे, वो आपके लिए पोर्टल बनाएंगे, उसकी एक्सेस दे देंगे आपको। तो उसमें ये होता है जिस तरह आज लेक्चर हुआ तो कल दोपहर 12-1 बजे तक वो लेक्चर आपके लिए अपलोड हो जाते हैं, जल्दी भी हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन एडिटिंग वगैरह में उनको कितना टाइम लग जाता है। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह नेट भी थोड़ा सा आपको पता है ज्यादा 10G चल रहा होता है। बट 12 मतलब नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक हो ही जाता है लेक्चर अपलोड। तो आप वो देख सकते हैं, थ्रू आउट आपके पास ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे कोर्स एंड तक, और उसके बाद भी कुछ अर्सा आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो इंशाल्लाह इसका कोई इशू आपको नहीं रहेगा कि यार आपसे कोई टॉपिक मिस हुआ हो या 15-20 मिनट आप अगर क्लास में लेट आ जाते हैं ना, और तो क्लास में भी हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं तो कवर हो जाता है। अलबत्ता डिटेल जो है ना आप रिकॉर्डिंग से भी तसल्ली से देख सकते हैं। बट ऑब्वियसली प्रेफर्ड ये होती है कि आप लाइव क्लास में, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सबके लिए। ठीक है। ओके जी। मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं अपने कोर्स की। अब हम क्या करें, अब थोड़ा सा आप लोग मेरी दास्तान सुनेंगे। मैं आप लोग को चीजें पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह उसकी क्वेश्चंस आंसर्स भी लेंगे, तो एक अच्छा सेशन हमारा रहेगा। तो जी आज ये हम पढ़ रहे हैं कि सेशन कोर्स है हमारा, और हमारा जो बैच है अल्लाह आपका भला करे वो 15 है अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, अब यूके टैक्सेशन में जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में भी पिछली क्लास में भी आप लोग से जिक्र किया था, हमने इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में, जिसमें पहला जो हमारे पास होगा वो होगा आपका पर्सनल टैक्सेशन। ठीक है। जिसे हम HMRC की जुबान में बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न। ठीक है। अच्छा, सेकंड सेक्शन जो हमारे पास होगा वो अल्लाह भला करे आप लोग का होगा कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वीएटी कहा जाता है यूके में। हमारे पाकिस्तान में जो जनरल सेल्स टैक्स होता है। और चौथा जो है हमारे पास वो होगा कंपनी सेक्रेटरी। अब इसमें हम जो चीजें देखेंगे उसमें हम कंपनी फॉर्मेशन देखेंगे, HMRC की जितनी भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, चाहे वो HMRC के साथ है या कंपनी हाउस के साथ है, वो सारी हम डिटेल में देखेंगे, पी वैट वगैरह ये सारी चीजें हम देखते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा आपको मैं यूके का एक कॉन्सेप्ट समझा दूं ताकि हम एक लाइन पे रहें। हम लिखते हैं पाकिस्तान और यूके। अच्छा, एक बंदा यार वॉलेंट्री अगर कोई अवेलेबल है हमारे साथ डिस्कशन करने में तो क्लास का मजा थोड़ा अच्छा हो जाता है। अगर कोई अवेलेबल है तो रेज हैंड कर ले ताकि हम उनके साथ डिस्कशन भी करें। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं एक बंदे को समझ आ रही तो उम्मीद है सबको समझ आ रही होगी। जी। एनीवन? पर मैंने किसी का नाम कॉल किया ना, पर माइंड नहीं करेंगे आप? अभी यार हमारे किस भाई से बात हो रही थी, वही आ जाए यार। आप लोग यार प्रोफेशनल लोग हैं, आप लोग बात करने से डरते हैं। उस्मान अनवर साहब, आप अगर अवेलेबल है आप आ जाए। जी उस्मान साहब, आप माइक अनम्यूट कर दें और आप हमारे साथ ड्यूरिंग द क्लास हमारे साथ ही रहेंगे ताकि हम आपके साथ गपशप लगाएं और हम काम भी करते रहें। उस्मान साहब आपका माइक म्यूट, जी अभी सही है। जी सर। अच्छा,
अच्छा सर, उस्मान साहब, बात ऐसी है कि जी सर। अगर हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो हम, अगर पाकिस्तान में किसी कंपनी के अकाउंट्स बना के सबमिट करते हैं, जी सर। सबमिशन, तो हम किस इदारे को करते हैं सर? सर एफबीआर को करते हैं। अकाउंट्स हम एसएससीपी को करते हैं। एसईसीबी को, जी सर। यही होता है, एसएससीपी ही होता है ना। जी और सर। यूके यूके में हम जिस अथॉरिटी को करते हैं उसको कहते हैं कंपनीज हाउस। ठीक है जी। अच्छा, और हमारा जो टैक्सेशन वाले मामलात हैं वो पाकिस्तान में हम जी, सबमिट करते हैं एफबीआर वो को, एफबीआर। जी सर। और यूके में हम करते हैं एचएमआरसी को। ठीक हो गया? अच्छा, जी। एचएमआरसी स्टैंड फॉर क्या होता है? जिस तरह हमारा एफबीआर बनता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, और जी एचएमआरसी सर। बनता है हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। ये पहले जब हम क्वीन थी तब ये हर मेजेस्टी होता था, अब किंग है तो हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम टैक्स ईयर की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो हमारा टैक्स ईयर चलता है, अल्लाह आपका भला करे, वो चलता है 1 जुलाई प्लस जो भी रिसेंट जो गुजरा है 24 से लेकर, वो हमारा गुजरा है 30 जून 2025। ये हमारा रिसेंट टैक्स ईयर गुजरा है। ठीक है जी। अच्छा, जिसके अभी टैक्स के मामलात वगैरह लोग डील कर रहे होते हैं। अच्छा, यूके में जो टैक्स ईयर होता, सॉरी यार, ये मैं थोड़ा सा गलत कर दिया है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। पाकिस्तान में ये टैक्स ईयर चलता है, और यूके में जो हमारा टैक्स ईयर चलता है जनाब, वो चलता है अभी राइट नाउ, जिसकी गर्मा गर्मी चल रही है, जिसका हम काम कर रहे हैं, वो है 6 अप्रैल 2024 से 5 अप्रैल 2025। ठीक हो गया? ये हमारी टैक्स ईयर होता है। अब जिस तरह हम पाकिस्तान में था, जिस तरह हमारा जून का महीना गुजरा तो जनाब कह रहे थे कि सितंबर तक आप लोगों ने टैक्स रिटर्न अपनी जमा करानी है, फिर 1 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह डेडलाइन की अगर बात की जाती है तो पाकिस्तान में जो डेडलाइन, जिस तरह लास्ट अगर जो थी, मेरे ख्याल में 31 सितंबर 2025 डेडलाइन दी थी उन्होंने आपको, और एचएमआरसी की जो डेडलाइन होती है वो जरा एक्सटेंडेड होती है, उनकी डेडलाइन है, ठीक है, मतलब 2-3 दिन अभी अवेलेबल है, आप टैक्स रिटर्न जमा करा सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों का क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमारा कोर्स तो चूंकि हो चुका है, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, तो हम इस टैक्स ईयर का हमें क्या ही फायदा होगा? फायदा आपको ये होगा कि आप लोग डबल गेम खेलेंगे। आप लोगों को इस टैक्स ईयर का भी नॉलेज होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टैक्स ईयर हमारे पास होगा जो कि होगी 06/04/2025 से 2/05/04/2026। आपको इंशाल्लाह इस टैक्स ईयर के बारे में भी नॉलेज होगी फुल फ्लैश। अभी मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब थोड़ा सा 1-1.5 महीना हमारा गुजर जाएगा, क्योंकि मैं आपको साथ साथ जो जो चीजें चेंज हो रही हैं या होंगी हमारे नेक्स्ट ईयर में, वो हमें पता है, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। और आपके लिए ये फायदा होगा कि आपको प्रीवियस ईयर का भी पता होगा, और जो चेंज आया है वो नेक्स्ट ईयर में उसकी क्या चेंजेस होंगी वो भी आप लोगों को पता होगी। और मैं आप लोग को इंशाल्लाह इसके भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और इसकी जब मैं प्रिपेयर कर लूंगा तो वो भी आपको प्रोवाइड फिर करूंगा। अच्छा, इसकी डेडलाइन ऑब्वियसली हमारे पर होगी 31 जनवरी 2027, इसकी डेडलाइन होगी इस टैक्स ईयर की। अच्छा, अब कहानी हमारी ये हो जाती है, उस्मान भाई माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आपने हाथ, माइक अपना अनम्यूट ही रखना है। हाँ ठीक, कोई मसला नहीं, हम खुद ही आप लोग की तरफ लगा लेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं जरा पर्सनल टैक्स रिटर्न की तरफ, और इसमें मैं आपको लोग को बताता हूँ कि आप पर्सनल टैक्स रिटर्न होती क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास किस किस तरह की इनकम्स होती है, और हमारे क्या उसके टैक्स रेट्स और क्या क्या टैक्स बैंड हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SATR भी बोलते हैं, सेल्फ असेस्ड टैक्स रिटर्न। अच्छा,
देखो यार, कहानी सिंपल सी है। हमारे पाकिस्तान में जिस तरह लोग रहने सहने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं, इस तरह यूके में भी करते हैं। और हमारे वसीम भाई ने हाथ खड़ा किया। जी वसीम साहब, कुछ कहना चाहते हैं आप? मोहम्मद वसीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सुन सकते हैं मुझे? वालेकुम अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। जिस तरह पाकिस्तान में कोई कंपनी है जो मतलब कह लें कि फैब में रजिस्टर हुई है, फैब 25 की बात कर लें, तो उसे जो है उसका टैक्स ईयर 30 जून ही होगा। इस तरह यूके में भी होता है कि जिस तरह कंपनी सलाम। कह लें कि जनवरी में रजिस्टर हुई है तो उसका मार्च अप्रैल ही होगा। अच्छा, ऐसा मतलब करते हैं ना 3 से 4 महीने की हम। ही रिटर्न अपनी फाइल करेगी। मैं ऐसे करते हैं ना, मैं भी फिलहाल हमारा जो अगला एक महीना कम से कम है ना, वो हमारा फुली फोकस होगा इंडिविजुअल पे, ठीक है। हम इंडिविजुअल से आगे बात नहीं करेंगे। अलबत्ता आपको जो क्वेश्चन है ये मैं क्लास के आखिर में आपको केटर कर दूंगा, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ पे इररेलेवेंट है। हम इंडिविजुअल देख रहे हैं, कंपनीज नहीं देख रहे, ठीक है। तो क्लास के आखिर में आपके क्वेश्चन में आपको आंसर कर दूंगा, ठीक ठीक है, है। थैंक सेकेंडली, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी, अगले ऑलमोस्ट एक महीने तक हम जो भी बातें करेंगे, हम एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से करेंगे। हम कंपनीज का जिक्र ही नहीं करेंगे। जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो सारे एक एक इंसान, एक आप मेरे जैसे इंसान की टैक्स रिटर्न के बारे में होंगे। एंड क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लास के एंड पे हम अच्छे से कैटर करेंगे। बात हम ये कर रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तान में लोग कमाई के लिए क्या करते हैं, या तो वो जॉब करते हैं, या उसका कोई कारोबार होता है, या कोई कंपनी शब्द उन्होंने बनाई होती है। कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम उनकी होती है। अब यूके में भी आपकी तरह ही लोग ये रहते हैं, और उनकी भी कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होती है। जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम्स आपको देखने को मिल जाती है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। जिसमें सबसे पहले आ जाती है एम्प्लॉयमेंट इनकम। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम से मुराद ये है कि आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा घर वगैरह है, या कोई दुकान वगैरह आपने परचेज किया और वो आपने किराए पे दी हुई है, उससे आपको जो रेंट आ रहा है वो आपकी रेंटल इनकम में चली जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं जनाब सोल ट्रेडर को, या सोल प्रोपराइटर, आप जो उसको आप कह सकते हैं। मतलब वो कारोबार जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। जिस तरह अगर हम ये बात करें कि कोई भी बिजनेस है पाकिस्तान में, लेकिन वो एसएससीबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है एज अ लिमिटेड कंपनी, तो वो सोल ट्रेडर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाई जाती है। सेम इसी तरह ही यूके में कोई इंसान अगर कोई भी कारोबार अगर कर रहा है, चाहे वो टैक्सी ड्राइविंग कर रहा है, चाहे वो कोई प्लम्बिंग वगैरह का काम कर, चाहे वो रिपेयर वगैरह का काम कर रहा है, चाहे वो रूफिंग का काम कर रहा है, चाहे वो कोई कंसल्टेंसी बिजनेस चला रहा है, चाहे वो कोई ढाबा या दुकान उसने खोली हुई है, चाहे वो बार्बर है, चाहे उसकी कोई मीट शॉप है, चाहे उसकी ग्रोसरी शॉप है, कुछ भी बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो अगर कंपनीज हाउस के साथ रजिस्टर्ड नहीं है एज अ लिमिटेड कंपनी, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाई जाती है, और उसको हम सोल ट्रेडर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद हमारे पास पार्टनरशिप आ जाती है। कि अगर कोई दो या दो से ज्यादा लोग अगर आपस में कोई मिलकर कारोबार कर रहे हैं, तो वो उसको पार्टनरशिप कहते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं होती है एच एम आर कंपनीज हाउस के साथ एज अ लिमिटेड कंपनी। हाँ, पार्टनरशिप की एक कंपनी वाली चीज भी होती है, एक कंपनी टाइप वाली पार्टनरशिप भी होती है। उसको हम बोलते हैं LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बट वो चूंकि कंपनी से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह जब वो कंपनी साइड पे जाएंगे तो तब उसका बेहतर आइडिया होगा। राइट नाउ हम जिस चीज को डिस्कस करें वो ये है कि यूके में कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग अगर मिलकर कोई कारोबार करें और वो एज ए कंपनी रजिस्टर नहीं है, तो उसका पार्टनरशिप कहते हैं। और उससे जो इनकम आती है उसके ऊपर हमारा टैक्स लगता है। अच्छा, ये आ गई है। इसके बाद हमें कोई इंटरेस्ट इनकम आ सकती है। बैंक में हमने पैसे रखवाए, उसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी आ गई है। तो चलो, पाकिस्तान में हम कहते हैं यार हराम हलाल है, लेकिन उधर इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो लिहाजा वो कोई इशू नहीं है। इसको आप सेविंग इनकम भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास डिविडेंड्स भी, डिविडेंड्स भी कह सकते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल किसी कंपनी का
शेयर होल्डर है और उसको उस कंपनी से अगर डिविडेंड्स मिलते हैं तो वो उसकी टैक्सेबल इनकम कहलाई जाती है और उसके ऊपर उसे टैक्स देना होता है। इसके अलावा हमारे पास कैपिटल गेन्स भी आ जाते हैं, जिसे हम सीजीटी बोलते हैं, कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। कैपिटल गेन से मुराद ये है कि आपके पास अगर कोई कैपिटल एसेट पड़ा हुआ है। अब कैपिटल एसेट्स क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आपका सोल ट्रेड बिजनेस हो सकता है। आपके सोल ट्रेड बिजनेस में जो एसेट्स होते हैं वो आपके कैपिटल एसेट हो सकते हैं। आपके अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, कोई ज्वेलरी है आपके पास, कोई पेंटिंग है, किसी कंपनी के शेयर्स है, अगर आप वो बेचते हैं और उसके ऊपर आपको गेन होता है तो हम उसे कैपिटल गेन्स कहते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। अच्छा, तो भाइयों बहनों, सिनेरियो कुछ ऐसा है जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तानी टैक्स को लेके, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। वो है कि मुझे पाकिस्तानी टैक्स इतना नहीं आता कि एम्प्लॉयमेंट इनकम के क्या टैक्स रेट्स है, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे नहीं आता है। तो मैं उसी के ही कंपैरिजन से आपको बता दूंगा। अ, जिस तरह आपने देखा होगा पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट इनकम के डिफरेंट टैक्स रेट्स है कि आपके जो पहले 6 लाख इनकम है एनुअल एम्प्लॉयमेंट इनकम की, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। फिर जो अगले जो 6 लाख से लेकर 12 लाख तक की जो आपकी इनकम होती है एम्प्लॉयमेंट इनकम, आई बिलीव उस पर 2% है कि कितना भी उन्होंने टैक्स रिड्यूस किया हुआ कि 2.5 है। एनीवन, किसको आइडिया है? मुझे रेट भूल गया, पिछले साल तो 5% था। राइट नाउ मेरे ख्याल में 2.5 है कि कितना परसेंट चल रहा है। फिर उसके बाद जनाब वो करते कराते 23-24% तक टैक्स चला जाता है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम देखे जाए, जो सोल ट्रेडर होता है, जो आप कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हो पाकिस्तान में जो कि एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके टैक्स रेट्स डिफरेंट है फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इनकम। उनके मेरे ख्याल बेसिक बैंड 4 लाख पता नहीं इस तरह करके कुछ है और उनके टैक्स रेट्स भी डिफरेंट है। यूके में ऐसा कुछ नहीं होता। सर, यूके का सिनेरियो ऐसा है कि जिस तरह मैं जरा एग्जांपल देता हूँ। सर, जानवरों का एक रेवड़ होता है ना, और उसको एक ही बंदा एक ही सोटी से हाँक रहा होता है, जिसमें गाय भैंस बकरी सारा कुछ होता है, ठीक है। तो एक ही बंदा उसको एक ही लाठी से हाँक रहा होता है और जी ले जा रहा होता है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही हिसाब है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये एम्प्लॉयमेंट इनकम या रेंटल है, सेल्फ एम्प्लॉयड पार्टनरशिप है, जो भी है, इन सब पे टैक्स रेट्स भी आपके सेम ही अप्लाई होते हैं। अगर मैं आपको सादा जुबान में बोलूँ कि ये कढ़ाई है, ठीक है, जिसमें आप चिकन भी डाल दो, मसाले भी डाल दो, दही भी डाल दो, टमाटर भी डाल दो और उसको एक साथ ही पका लो, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट इनकम, रेंटल इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पार्टनरशिप, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इन सारी इनकम को ऐड करके कंबाइन उन पे टैक्स लगाया जाता है। अब टैक्स कैसे लगता है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक रफ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। लेट्स से हम कहते हैं एक इंसान है जो कि यूके में रहता है और वो रहने सहने के लिए यूके में एक जॉब करता है। और मैं कहता हूँ उसकी एनुअल इनकम जो है वो 25,000 पाउंड एम्प्लॉयमेंट इनकम से आ रही है। उसकी कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी थी, वो भी उसने कोई रेंट पे लगाई हुई है। हम कहते हैं यार कोई 750 उसको महीने का रेंट आता है और 12 महीने लगी रही तो इतना उसको ये आ गया। हम कहते हैं बंदा बड़ी कोई एफिशिएंट है, छोटा मोटा अपना कोई कंसल्टेंसी या कोई सोल ट्रेड बिजनेस भी कर रहा है। हम कहते हैं भाई कोई 6,000 पाउंड का उसको वहां से भी प्रॉफिट हो गया था। पार्टनरशिप नहीं कर लेते, अभी इतने भी उसको फ्री नहीं करना हमने, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम भी उसकी कोई, हम कहते हैं यार कोई 2500 पाउंड इंटरेस्ट इनकम आ गई थी। डिविडेंड्स भी कंपनी के शेयर बेचने थे तो डिविडेंड्स भी मिल गए हमको 5,000 के। डिविडेंड्स भी इसको मिल गए थे, तो कर करा के हमारी जो टोटल इनकम इस वक्त बन रही है वो कोई 47,000 बन रही है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसके ऊपर हमारे, अब जो हमारे टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे वो आपके एम्प्लॉयमेंट इनकम पे अलहदा से नहीं होंगे, इस पे अलहदा से नहीं होंगे, इस पे अलहदा से नहीं होंगे। आपके टैक्स रेट सीधे सीधे इस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब टैक्स रेट अप्लाई अगर होते हैं तो होते किस तरीके से? आइए थोड़ा सा वो भी मुलायजा हम फरमा लेते हैं। टैक्स रेट स्केल में पहले आपके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं बैंड्स। टैक्स बैंड्स आ जाते हैं हमारे पास। फिर अमाउंट लिमिट्स मैं लिख देता हूँ आपको।
लिमिट्स आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास अच्छा, हमारे पास जो पहला टैक्स बैंड आता है जी, उसको हम बोलते हैं बेसिक रेट बैंड। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टैक्स बैंड आता है, उसको हम कहते हैं, अल्लाह आपको भला करे, हायर रेट बैंड। और इसके बाद जो हमारे पास थर्ड बैंड आता है, वो है एडिशनल रेट बैंड। ठीक है। आपकी इनकम तीन डिफरेंट बैंड में डिवाइड की गई है। अगर आपकी एक सर्टेन अमाउंट तक इनकम है, तो आप इस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हो और इसके टैक्स रेट्स आप पे अप्लाई होते हैं। अगर आप इसको एक्सीड कर जाते हो और आप हायर बैंड में फॉल करते हो, तो आप पे बेसिक रेट अप्लाई होगा और रिमेनिंग अमाउंट पे हायर होगा। एंड वाइस वर्सा, आपको अगर आप एडिशनल रेट पे फॉल करते हो, तो आप पे एडिशनल रेट भी अप्लाई होता है। अब हमारे पास अमाउंट्स की लिमिट्स क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम कहते हैं पाउंड वन से लेकर, अगर किसी की इनकम है पाउंड 37,700 पाउंड है, तो वो आपका फॉल करता है बेसिक रेट बैंड में। अगर कोई बंदे की इनकम है, अल्लाह आपको भला करे, 37,700 से ज्यादा है, और वो जाती है 1,25,140 तक, तो हायर रेट बैंड में फॉल करता है। और अगर किसी इंसान की पूरे साल की ये तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को मिला के, अगर उसकी इनकम 1,25,140 से अबव जाती है, अबव जाती है, तो उसके ऊपर आपको जो टैक्स रेट अप्लाई होता है, वो डिफरेंट है। अच्छा, अब अगर हम टैक्स रेट्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर आपकी इनकम, ये सारी तमाम इनकम अगर आपकी कंबाइन करके, तो वो बनती है 37,700 या उससे कम है, तो आपके ऊपर टैक्स रेट लगता है 20%। अगर आपकी इनकम इंक्रीज करती है, जिस तरह हमारे सिनेरियो में कि हमारी टोटल इनकम 47,500 है, तो इसमें पहले 37,700 पर टैक्स 20% लगेगा, और रिमेनिंग इनकम पे हमारा टैक्स लगेगा 40%। और अगर हमारी इनकम इतनी ज्यादा है कि जैसे हम कहते हैं 1,50,000 पाउंड है, तो पहले 1,37,000 पे ये टैक्स लगेगा। फिर 37,700 से लेके 1,25,000 की जो अमाउंट है, 37,700 से लेकर 1,25,140 तक की जो अमाउंट है, उसमें 40 लगेगा। और वो इनकम जो 1,25,140 से एक्सीड करती है, उस पर आपका टैक्स लगता है 45%। अगर हम अपने इस सिनेरियो को यहाँ पे लाते हैं कि अगर एक इंसान है जिसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम भी आ रही थी, रेंटल इनकम भी आ रही थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी थी, इंटरेस्ट इनकम भी था, डिविडेंड भी था, और उसकी टोटल इनकम इतनी बन रही है, इस पे अगर हम सादा सादा टैक्स रेट अप्लाई करें, तो इस पे बीच में चाय ब्रेक लिया करेंगे। अच्छा, तो अगर हम इस पे अपनी इनकम अप्लाई करते हैं, तो इस पे सबसे पहले तो बेसिक रेट बैंड अप्लाई होगा। अच्छा, बेसिक रेट बैंड हमारा कितना है, 20% के हिसाब से है। इधर ये हाँ, ये रहा 20%। अच्छा, और बेसिक रेट बैंड की हमारी लिमिट कितनी है, 37,700। मतलब इतनी, इस 47,000 में से इतनी अमाउंट पे तो 20% अप्लाई होगा। और हमारी इनकम चूंकि 37,700 से ज्यादा है, तो हम हायर रेट बैंड में भी जाएंगे, जिसपे हमें 40% टैक्स देना होगा। तो अगर मैं ये कर लूँ, इस 47,000 में से बेसिक रेट बैंड की अमाउंट निकाल लूँ, तो हमारी 9,800 पाउंड की जो अमाउंट है, ये जा रही है इधर हमारे हायर रेट बैंड में। तो इसमें हमारा टैक्स 40% लगेगा। तो अगर यहाँ पे मैं इनके टैक्स रेट्स इन पे अप्लाई कर लूँ, तो हमारे पास जो इनकम टैक्स बनेगा, वो कुछ इस तरह बनेगा। इसमें मैंने 20% टैक्स रेट अप्लाई कर लिया, और इसके ऊपर हमने इतना इनकम टैक्स अप्लाई कर लिया, टैक्स रेट लगा दिया। हमारा जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, वो बनेगी 80। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आर यू देयर?
एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा आप लोगों ने आज डिस्काउंट इस वजह से करने में रहे, 2-3 दिन से बहुत ज्यादा कफिंग है, मुझे वो गला खराब है। तो बीच में अगर मैं माइक म्यूट कर दो, कैमरा ऑफ कर लो, तो मुझे कफिंग हो रही होगी, तो मैं थोड़ी देर के लिए, मुझे 1-2 मिनट के लिए वो दे दीजिएगा, ठीक है? श्योर सर। अच्छा। अच्छा जी, हम बात ये कर रहे थे कि हमारी टोटल इनकम बनी 47,500 पाउंड, जिसमें हमारी बेसिक रेट इनकम जो बनी, जो वो इनकम जिस पर हमारा बेसिक रेट बना अप्लाई अप्लाई होना था, वो थी 37,700, जो कि हमने यहाँ से देखी। और हमारी जो रिमेनिंग इनकम जो कि बेसिक रेट बैंड को एक्सीड कर रही थी और वो हायर रेट बैंड में फॉल कर रही थी, वो 9,800 बन रही थी, जिसके ऊपर 40% टैक्स लगा। और हमने टैक्स रेट्स अप्लाई किए, तो ये हमारे टैक्स पेबल बना, जो कि हमने HMRC को पे करना है। जी, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज वो पूछ सकता है। जी फैजान साहब, जल्दी माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। इतना टाइम तो माइक अनम्यूट करने में लगा रहे हो। जी इमरान जाफरी साहब। जी अभी करें। सॉरी, वो हमने कुछ प्रोटोकॉल्स रखे थे, कुछ मीटिंग के अंदर लास्ट टाइम भी डिस्टरबेंस हुई थी। आप लोगों के माइक्स ऑन हो सकते हैं, अभी आप क्वेश्चन करें। सॉरी। जी सर, कोई जी इशू इमरान। नहीं, कोई इशू। अच्छा सर जी, मेरा क्वेश्चन था। इमरान अच्छा, जाफरी बोले, मरवे साहब वो मैं आपका क्वेश्चन पूछ। मरवे साहब, जी जी। सर क्या मैं सर आपको मैं गाइड कर दूं मेरा फॉर नाम योर इमरान है। कन्वीनियंस? जी जी फरमाइए सर। जी प्लीज। प्लीज एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। आमिर भाई कुछ बताना चाह रहे हैं। जी अच्छा, आमिर भाई। मैं सर जी, बिकॉज होस्टिंग राइट तो सर आपके पास भी है। आप पार्टिसिपेंट पे जाएंगे, लास्ट पे नीचे 3 डॉट्स आ रहे होते हैं, वहां पे ये ऑप्शन है, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। ओके। पार्टिसिपेंट के हो ऊपर गया। क्लिक करें, राइट साइड पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। ओके, जब ये टिक मार्क होगा तो तब वो अनम्यूट कर सकते हैं, राइट? हाँ, तब वो अलाउड है। अगर वो टिक मार्क नहीं हुआ हुआ तो फिर उनको अलाउ नहीं है। बिल्कुल थैंक यू ठीक है, सर। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच आमिर भाई, आप बेगम रहे। अब आपका भाई है ना, टेंशन नहीं लीजिए। अच्छा जी इमरान जाफरी साहब, प्लीज कंटिन्यू। सर इसमें मेरे सिर्फ एक तो ये था कि थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था, तो जिस तरह हमारी एफबीआर की वेबसाइट थी, अगर आप वो जरा एंड ऑफ द क्लास आप इफ यू रिपीट इट अगेन, तो वो हमारे लिए एक आसानी होगी। दूसरी चीज ये है, जो मेरा आपसे अभी जो आप लेक्चर दे रहे थे इसी में कंसर्न है कि आप जी जी बोले। इमरान साहब आपकी आवाज चली गई है। जी सुभान साहब आप फरमाएं। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो टैक्स बैंड्स हैं, ये सुभान। हर साल। सुभान का अस्सलाम क्वेश्चन दिया जा वालेकुम। रहा है तो। वालेकुम सलाम जी सुभान साहब। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जिस तरह पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम होती है। सॉरी सुभान भाई, आपका माइक मुझसे गलती से म्यूट हो गया, आई एम सॉरी, प्लीज आप नो 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 कंटिन्यू करें। नो सर, डजंट मैटर। सर एक क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम होती है एफबीआर में, हाँ हाँ। वहां पर भी एग्रीकल्चर इनकम कोई होती है? बिल्कुल होती है। तो सेकंड बात ये कि एम्प्लॉय आपने लिखा है एम्प्लॉयमेंट इनकम, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इनकम पर ना 149 सेक्शन के अकॉर्डिंग ना टैक्स डिडक्ट करती है कंपनी। यानी कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट टैक्स यूके में जमा भी होता करो। है। यूके में भी यूके होता में है। भी होता है। तो जिस तरह ये सेविंग इनकम है, जैसे आपने यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया 2500 पाउंड पे, तो हम्म। यहाँ पर वो बैंक वाले इनसे टैक्स डिडक्ट करते हैं कि ये एज इट इज ही आएगा? दोनों सिचुएशंस होती हैं। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बड़ा नॉर्मली सर का सवाल को पूछता नहीं। सेविंग इनकम लेस अगर आपके बैंक में इंटरेस्ट है ना, तो आपको ऑप्ट करना पड़ता है नॉर्मली कि आपने अनटैक्स्ड इंटरेस्ट लेना है या टैक्स्ड इंटरेस्ट लेना है। ये सर हमारे ऊपर है इख्तियार। यार ये बैंकिंग का सिनेरियो है, तो शायद इसमें मैं आपको अच्छा आंसर ना दे सकूं। अलबत्ता हमें जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है ना बैंक से, या जिस भी पोर्टफोलियो में आपने इन्वेस्टमेंट की होती है ना,
तो उस पोर्टफोलियो पे लिखा होता है कि भाई आपसे टैक्स डिडक्ट हुआ है या नहीं। अगर तो आपसे टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आपने अपने टैक्स रिटर्न में ग्रॉस इनकम शो करनी है, और टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड वो भी शो करना है, तो उसका जो भी टैक्स होता है ऑलरेडी कैटर हो जाता है उसमें। और अगर सर अनटैक्स टैक्स कंटिन्यू होगा तो फिर सर क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकता हूँ कि वाइंड अप कर दूं? हम्म, सर एक रेंटल इनकम आपने यहाँ पर डिक्लेयर की है 9,000। जी अगर हम यहाँ पर अपनी रेंटल इनकम डिक्लेयर करें 9,000 या वट एवर कुछ भी, तो हमें एक रिबेट मिलता है एफबीआर की तरफ से, वो ऑटो कैलकुलेट होता है। जैसे अच्छा मेंटेनेंस एक्सपेंस कर दें या 1/5 वो हमें दे देते हैं। अच्छा। अगर आप एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये जो मैंने रेंटल इनकम लिखी हुई नहीं, जस्ट रेंटल इनकम नहीं है, इसमें से लैंडलॉर्ड के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डिडक्ट होके आप इसको रेंटल प्रॉफिट कह सकते हो एक्चुअल में। ठीक है। जी, ये यानी कि ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ अमाउंट है। आपकी जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे ना, आफ्टर डिडक्शन आपके पास जो इनकम बचेगी वो होगी। वो इंशाल्लाह हम जब डिटेल में रेंटल इनकम देखेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज आप लोग की क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। सर मैं ना दरअसल हूँ ये फैसलाबाद का एक गांव है 533 से, जी जी। तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, वो ज्यादा होंगे आपके कोई पास, तो मसला नहीं इस सर। वजह से क्यूरी की है कि समझ में आ जाए बात। सर बिल्कुल, एक नहीं 10 बार आप पूछेंगे, क्यों नहीं जवाब देंगे सर आपको। ये आपने जिस रेंटल इनकम की बात पूछी है, बिल्कुल आपके जो इनकम आती है उसमें से आपके एक्सपेंसेस लेस होकर आपके जो रिमेनिंग पैसे बचते हैं, जिसको आप मुनाफा या प्रॉफिट कहते हो, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना होता है। ठीक चलिए, थैंक यू सर। है जी। बहुत शुक्रिया जी तैयब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। तैयब साहब जी। आपको आवाज आ रही है? तैयब भाई, आप आपकी आवाज जरा कट रही है जी, क्वेश्चन फरमाएं अपना। हेलो। आवाज आपको आ रही है? जी जी, क्वेश्चन पूछें। अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे ये पूछना था, लाइक यूके में मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो इनकम टैक्स डिडक्ट हैं। ठीक, लाइक फॉर एग्जांपल अभी जैसे 37,000 या 30,000 चल रहा है इस वक्त, ठीक है। आई थिंक 39,000 जो है वो मिनिमम चल रहा है। बट जब आपको कंपनी पे करती है तो वो आपको उसमें से 20% जो टैक्स है वो डिडक्ट अपना करके फिर देती है, क्योंकि वो उसने अपना जो टैक्स का रूट है वो रोटेट करना होता है। और फॉर एग्जांपल अब उसके अंदर से जो हमें इनकम आएगी हमारी, ठीक है, जब हम अपना टैक्स फाइल कर रहे होंगे, लाइक आपने भी यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयमेंट इनकम 25,000, बट जब भी कंपनी आपको पे करेगी तो वो ऑलरेडी उसने टैक्स को पे किया, वो टैक्स को डिडक्ट करके पे करेगी। ठीक है। और सेकंड, तैयब भाई, मैं आपको जी सेकंड क्वेश्चन भी पूछ लूं। हाँ, सेकेंडली उसके बाद जैसे कि अक्सर कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर होता है कि वो डिफरेंट चीज़ों को अपनी, लाइक अपने घर को भी वो लोग अपनी कंपनी के अंदर रेंट आउट कर देते हैं, अपनी गाड़ी को, ठीक है, गाड़ी में जो फ्यूल डलता है उसको, ठीक है, और मिसलेनियस कॉस्ट जो होती हैं उनको बीच में एज एक्सपेंस बना के अपने टैक्स को रिड्यूस करने के लिए। तो क्या सेल्फ असेसमेंट जो ये जो हमारा एस है इसके अंदर भी हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को या फिर एक्सपेंसेस को उसके अंदर ऐड ऑन करके उसमें टैक्स पे रिडक्शन वगैरह कर सकते हैं, या उसको चीज़ को बेंड कर सकते हैं? ये थैंक यू। भाई मैं राइट नाउ आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इतना इसलिए दूंगा क्योंकि राइट नाउ हम सिर्फ एक मैकेनिज्म समझ रहे हैं कि यूके का टैक्स सिस्टम काम कैसे करता है। अब हमने नेक्स्ट क्लास से एम्प्लॉयमेंट इनकम को पकड़ना है, उसको डिटेल में पढ़ना है, उसके टैक्स रूल वगैरह क्या है, जो सारी बातें आप बोले ना टैक्स वगैरह, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसकी क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होगी वो सारा कुछ हम देखेंगे। हाँ, जो टैक्स डिडक्ट आपसे होता है ऑब्वियसली वो आपसे ये आपका इनकम टैक्स ही डिडक्ट हो रहा होता है, और वो आपसे जो कि ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होता है तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। वो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी होती है, जिस तरह मैंने यहाँ पर ले आपने इस 25,000 में, मैं कहता हूँ आपने 2,500 पाउंड का टैक्स पे किया हुआ है, तो यहाँ से आपका -2,500 होगा टैक्स। ठीक है, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी इतनी बन जाती है क्योंकि वो आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हो। ठीक है, लेकिन राइट नाउ मैं जस्ट एक ओवरव्यू पिक्चर आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, सेकंड बात जहाँ तक और आपने मैंने ये कहा कि पूछना था कि, सॉरी, ओके ओके, कंटिन्यू प्लीज। सेकंड जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो लोग अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को कंपनी को हवाले कर देते हैं, उनसे रेंट आते हैं। देखिए, अगर एक इंडिविजुअल ने किसी को अपनी प्रॉपर्टी दी या अपनी ही कंपनी को अगर उसने
रेंट आउट की हुई है, तो जाहिर बात है उस इंडिविजुअल के लिए वो रेंटल इनकम भी बनेगी और कंपनी के लिए वो रेंटल एक्सपेंस बन रहा होता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट इनकम से आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं लेस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, आपकी प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, जिस तरह अगर आपकी कोई सब्सक्रिप्शन है, वो आप प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन वो आप लेस करा सकते हो। जिस तरह हम इसी की मेंबरशिप पे करते हैं, तो वो आप लेस करा सकते हो। या आप अगर क्या कहते हैं, आईसीएमए हो गया या सीएमए हो गया या आईसीडब्ल्यू हो गया, उनकी सब्सक्रिप्शन अगर लेस करा सकते, अदरवाइज आप डिडक्ट नहीं करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, सॉरी अच्छा, गाइस, और आप सब। सेकेंडली मैंने ये पूछना था जी कि आप लाइक इन फ्यूचर डिटेल में कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि मैं ना अमेजोन सेलर हूँ यूके के अंदर, ठीक है, मैं अमेजोन पे सेलिंग करता हूँ, तो उस वजह से मैंने ना कॉर्पोरेट टैक्स को करने के लिए मैंने ये लिया था। तो इन फ्यूचर आप उसको डिटेल में बताएंगे लाइक उसमें, क्योंकि अक्सर ऑब्वियसली। लोग, मेरा जो अकाउंटेंट था वहाँ पे ना, उन लोग वो लोग काफ़ी ज़्यादा टैक्स में डिडक्शन करते थे डिफरेंट चीज़ों को और रूट को घुमा के, ठीक है। अब उसमें क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था ना, मैं उसको इतनी डिटेल में देख के समझ भी आती थी, तो बस ये पूछना था मैंने कि इन आगे आने वाली क्लासेस के अंदर उस सब कुछ आपको कॉर्पोरेट सिखाएंगे के। सर, आपने टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। बाकी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं तो कह रहा चलो 5-7 मिनट में हम जल्दी कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, नहीं क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, प्लीज थोड़ा सा वेट कर ले, हम क्लास के एंड में इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन कैटर करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक रह रहा है बीच में, इसको पहले हम कंप्लीट कर रहे हैं ताकि एक सीक्वेंस बन जाए हमारे लेक्चर की, तो आप सबके लिए भी आसानी होगी और मे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें कवर भी हो जाए, ठीक है, तो माइंड ना कीजिए। थैंक सर यू। एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी फरमाए शफीक साहब। आरिफ बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि ये जो रेंटल इनकम है, इस पे पाकिस्तान में जैसे 1/5 मेंटेनेंस अलाउ होती सर है। इसका अभी ऑलरेडी हम जवाब दे चुके हैं, शायद आपने अच्छा। सुना नहीं। हाँ, आपके अच्छा जितने अच्छा। भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लैंडलॉर्ड के एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो हम्म। डिडक्ट हो के ही आपके पास ही आपका रेंटल प्रॉफिट बनता है, इसको आप रेंटल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। सही। ओके। थैंक यू। थैंक यू। इसलिए मैं कह थोड़ा सा वेट कर ले, शायद आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। और राइट नाउ ये ऐसा नहीं कि मैंने ये पढ़ा दी तो बस ये आ जाओगे, ये एक एक इनकम को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसको हम अपने टैक्स रिटर्न में भी ले जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप सबके क्वेश्चंस कवर होंगे और सारे मसले आप लोग के हल होंगे, ठीक है जी। जी, थैंक यू थैंक यू। तो सारे अपने माइक काइंडली म्यूट कर लीजिएगा, और ताकि हम अपने लेक्चर को आगे लेके चल। अच्छा, राइट नाउ हमने जितना सिनेरियो देखा, हमने ये देखा कि हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम जो बन रही थी वो 47,000 बन रही थी, और उस पर हमने अपने जब टैक्स बैंड्स अप्लाई किया तो हमें ये पता चला कि हम बेसिक रेट बैंड में तो फॉल कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ इनकम जो है वो हायर रेट बैंड में जा रही है, जिसकी वजह से हम हायर रेट टैक्स पेयर बन गए हैं। तो हमारी इनकम पे जो टैक्स अप्लाई होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि हमारी जो 47,500 इनकम है, वो पहले बैंड जो हमारा बेसिक रेट बैंड 37,700 तक का जो है, तो उस पे हमारा टैक्स अप्लाई होगा कितना, 20%, जो कि हमने कर लिया। और रिमेनिंग जो एक्सेस अमाउंट है हमारी जो हायर रेट बैंड में जा रही है, वो 9,800 है, और उस पे हमने 40% टैक्स अप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास जो हमारी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो 11,460 पाउंड बन रही है। अच्छा, अब जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमारे पाकिस्तान में एक रूल है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट इनकम कर रहे होते हो तो पहले एनुअल 6 लाख की जो आपकी इनकम होती है एम्प्लॉयमेंट इनकम, उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। आई डोंट नो सोल ट्रेडर के लिए इस तरह कोई ऑप्शन है या नहीं, मुझे नहीं पता उसका। यूके में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। यूके में क्या होता है, जिस तरह आपने ये सारी इनकम्स को एक साथ लिख के टोटल इनकम बना लिया, इन टोटल इनकम से आपको एक टैक्स फ्री अलाउंस मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल अलाउंस, ठीक है जी। पर्सनल अलाउंस कितना होता है, ये एक फिक्स अमाउंट है जिसको हम बोलते हैं 12,570 अमाउंट। इतनी अमाउंट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। तो ये हमारी टोटल इनकम बन गई, इसमें से अगर मैं पर्सनल अलाउंस लेस करा दूंगा तो मेरी इनकम अभी 34,000 पाउंड बन गई है, और इसको मैं बोलूंगा क्या, ये मेरी टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बन गई है, और इसके ऊपर अब आपने HMRC को टैक्स पे करना है, ठीक है। अच्छा, अब पहले हमारी 47,500 इनकम थी, अभी हमारी जो इनकम है वो 34,930 पाउंड हो गई है। अब अगर हम इस पर टैक्स रेट्स अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम बेसिक रेट बैंड को ही एक्सीड नहीं कर पा रहे, हम बेसिक रेट बैंड में ही फॉलो फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बेसिक रेट बैंड की जो अपर लिमिट है वो है 37,700, जबकि हमारी इनकम ही हार्डली 35,000 बन रही है। ठीक है, तो हमारी सारी की सारी इनकम जो है ये आपकी बेसिक रेट बैंड में आ जाएगी, हायर रेट बैंड में आपकी कोई इनकम नहीं बचेगी। तो इसके ऊपर अगर हम जब 20% टैक्स लगाएंगे तो आपका इनकम टैक्स बनेगा 6,986 पाउंड। तो पहले बिना पर्सनल अलाउंस के एक तो हम हायर रेट बैंड में जा रहे थे, हमारी 9,800 की इनकम पे 40% टैक्स लग रहा था, अ, और सेकेंडली हमारे उस टैक्स लायबिलिटी तकरीबन कोई 11,000 समथिंग बन रही थी, अभी हमारी 7,000 बन रही है, तो हमें तकरीबन 4,000 का बेनिफिट हो रहा है पर्सनल अलाउंस से। एक तो ये है कि 12,570 पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ा, सेकेंडली उस टैक्स की वजह से मेरा जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक रेट बैंड में आ गई, हायर रेट बैंड से कम हो गई, बेसिक रेट बैंड पे आ गई है। तो ये भी हमें एक बेनिफिट हो गया है इधर। अच्छा, जहां तक बात हम करते हैं पर्सनल अलाउंस की, ये यूके में हर एक इंसान को अवेलेबल है जो टैक्स रिटर्न जमा करा रहा होता है। पर्सनल अलाउंस जो है ये फिक्स अमाउंट है, ये चेंज नहीं होती है। ये चेंज तब होती है अगर आपकी ये टोटल इनकम जो है ना, कंबाइंड आपकी इनकम अगर 1 लाख पाउंड से एक्सीड कर जाती है। ठीक है, अगर आपकी ये टोटल इनकम 1 लाख पाउंड से एक्सीड करती है तो क्या होगा आपके साथ, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। फॉर एवरी 2 pounds there will be a reduction of £1 in personal allowance। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आपकी टोटल इनकम 1 लाख पाउंड से जितनी ऊपर होगी, ठीक है, तो हर 2 पाउंड के बदले आपका 1 पाउंड पर्सनल अलाउंस कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हमारी टोटल इनकम हो गई थी एक 107,500, हम एक रफ इनकम बना लेते हैं, तो ये 1 लाख से कितनी ज्यादा है, अगर हम 1 लाख से इसको लेस करा लेते हैं 7,500 बनती है। अब ये मेरी एडिशनल अमाउंट है जो कि 1 लाख से ऊपर जा रही है। ठीक, अब मैंने क्या कहा कि हर 2 पाउंड एडिशनल इनकम पे 1 पाउंड का पर्सनल अलाउंस कम होगा। तो अगर इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, दिस डिवाइडेड बाय 2, 3,750। तो मतलब मेरे इस पर्सनल अलाउंस में से 3,750 लेस हो जाएगा और मेरा पर्सनल अलाउंस अभी कितना रह गया, 8,820 pounds। ठीक हो गया। तो इस तरह से, और अगर मेरी ये इनकम 1,25,140 हो जाती है तो 1 लाख पाउंड से मेरे 25,000 इनकम ऊपर हो गई है, और इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दे तो 12,570 बनता है, जो कि एग्जैक्टली पर्सनल अलाउंस के बराबर बनती है, और मेरी इनकम 0। मेरी जो पर्सनल अलाउंस है वो 12,570 से कम हो जाएगा, और मेरा टोटल पर्सनल अलाउंस ही 12,570 था। तो इट मीन्स अगर आपकी टोटल इनकम 1,25,140 पाउंड से एक्सीड कर जाती है तो आपका पर्सनल अलाउंस भी खत्म हो जाएगा। और अच्छा, यार यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ चीजें आपको, अब इसमें चेंजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सर पहली चेंज क्या है इसमें, बल्कि एक ही चेंज है इसमें, वो ये है कि जो डिविडेंड इनकम है इसके मामला थोड़े से डिफरेंट है, इसके ऊपर टैक्स रेट्स थोड़े डिफरेंट तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। वो कुछ ऐसे हैं। इसकी रीजन ये है क्योंकि डिविडेंड्स पे कंपनीज में ज़ाहिर डिविडेंड आपको कंपनीज से मिलता है, कंपनीज के प्रॉफिट पे, और डिविडेंड जो है ना कंपनीज के प्रॉफिट से ही मिलता है। तो एक तो कंपनीज ने ऑलरेडी उस प्रॉफिट के ऊपर कंपनीज में टैक्स दिया होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स। उसके बाद जिस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलती है, जाहिर बात है उसे भी टैक्स देना होता है, तो टैक्स का बर्डन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से एचएमआरसी क्या कहता है, जो पर्सनल टैक्स रिटर्न में जिस बंदे को डिविडेंड्स मिलेंगे उसके लिए टैक्स रेट्स थोड़े से इजी रखे गए हैं। इजी कैसे रखे गए हैं, अगर आपके डिविडेंड्स फॉल करते हैं बेसिक रेट बैंड में तो
तो उनके ऊपर 20% टैक्स नहीं लगेगा, उनके ऊपर लगेगा 8.75%। 8.75, ठीक है। सॉरी, अच्छा, अगर आपके डिविडेंड्स 37,700 से एक्सीड हो जाते, ये मैं आपको कंप्यूटेशन अभी समझाता हूँ, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा आप लोग। अगर आपके डिविडेंड्स एक्सीड करते हैं आपके बेसिक रेट बैंड से, और आप हायर रेट बैंड पे जाते हो, तो बेसिक रेट बैंड वाले डिविडेंड्स पे ये टैक्स रेट लगेगा, और हायर पे जो टैक्स रेट लगेगा वो 33.75% लगेगा। क्या हो गया यार, ठीक हो गया। और सेम फॉर एडिशनल रेट बैंड, उसमें आपको डिविडेंड्स लगेंगे 39.35, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिविडेंड्स पे टैक्स रेट्स अप्लाई अगर होते हैं तो होते किस तरीके से। मैं ये सारी चीजें फिलहाल मिटा रहा हूँ, मैं आप लोग को बाद में ये चीज समझाता हूँ। राइट नाउ हमारे पास सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा था कि हमारे पास ये बाकी सारी इनकम्स आ रही थी, ठीक है, और उसमें हमारे पास 5,000 का डिविडेंड आ रहा था जो कि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखा जाए, चलो पहले हम इस एग्जांपल को ही लेके चलते हैं आगे। यार जब कोई बंदा है तो मेरे साथ हो तो मैं बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ समझाने में। सुभान साहब, अगर आप अवेलेबल है प्लीज तो आप माइक अनम्यूट कर लें, आप हमारे साथ रहें क्लास में। जी सर, क्या हुआ? आप अवेलेबल है बात करने के लिए क्लास में? सुभान साहब से बात कर रहा हूँ। जी 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 सर जी, जी। सुभान साहब बताएं, मैं जरा ड्राइव कर। जी जी सर। अच्छा सुभान साहब, आपने क्लास में हमारे साथ रहें ताकि हम गपशप लगाते रहे और हम काम भी करें। अच्छा, सैलरी कुछ ऐसा है कि हमारे पास हमारी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम आ गई, जिसमें एक हमारी डिविडेंड भी आ रही है। अब पहले हमने जो तरीका सीखा कि हमने बेसिक सिंपल हमने टैक्स रेट्स अप्लाई कर लेता, हमने अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी बना ली थी। लेकिन अब चूंकि हमने बीच में एक और पंगा ले लिया, और पंगा ये ले लिया कि हमारे डिविडेंड टैक्स रेट्स जो है ना, वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम के। तो इसको हम किस तरह से केटर करते हैं? एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, डिविडेंड्स विल ऑलवेज बी टैक्स्ड एट लॉस्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का? सर ये लास्ट पर यानी कि अपनी इनकम के बाद में इसको डील करना है, जो सा हम टैक्सेबल इनकम बनाएंगे उसके बाद इसको डील करना है। मतलब हमारी ये कि ये जो सारी इनकम है ना, इन डिविडेंड के अलावा पहले हम इन पे टैक्स रेट लगाएंगे और आखिर में हम डिविडेंड्स पे लगाएंगे। इससे हमें फायदा क्या होगा सर? टैक्स रेट में कम टैक्स लगेगा, अगर इंक्लूड कर दिया तो 24% पे फॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज 8.75 पे। अच्छा, बाय द वे ये मैं आपको ये बात बता दूं, ये कोई टैक्स प्लानिंग नहीं है, ये एचएमआरसी का रूल, ठीक है। अच्छा, रूल जी क्यों है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये 5,000 डिविडेंड पे अगर मैं पहले टैक्स ले लेता हूँ, तो मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम का 5,000 पाउंड जो लेट्स से वो मेरे हायर रेट बैंड में फॉल कर रहे हैं, ठीक हो गया। या चलो हम कहते हैं वो हायर रेट बैंड में लेट्स से फॉल कर रहे हैं, तो हायर रेट बैंड में मेरे 5,000 एम्प्लॉयमेंट इनकम के जो फॉल कर रहे हैं, तो उसमें मुझे कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 40%। 20%। लेकिन अगर मैं डिविडेंड्स को हायर रेट बैंड के लिए छोड़ू तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 33.75, जो कि अच्छा खासा तकरीबन कोई 6.25 का आपको एक बेनिफिट मिल जाता है परसेंटेज में। तो डिविडेंड को आपने सबसे आखिर में टैक्स देना है। ओके, आते हैं इसमें, हम कोई कहानी जरा सोचते हैं कि हमने कैसे करना है। अब हमने पहले करना है, अब हम इसके अभी हमने पर्सनल अलाउंस तो लेस करा लिया, हमारी टोटल इनकम इतनी बन रही है। हमने क्या करना, ऑल अदर इनकम। ये फिलहाल मैं आप लोगों को समझाने के लिए सर की वर्डिंग लिख रहा हूँ, बाद में इंशाल्लाह जब थोड़ा सा यूज हो जाएंगे तो हम फिर प्रॉपर एचएमआरसी की वर्डिंग यूज करेंगे। तो हमारी ऑल अदर इनकम जो है, अगर मैं ये कर लूँ दिस माइनस 5,000 पाउंड, क्योंकि पर्सनल अलाउंस भी पहले हम बाकी इनकम से ही लेस कराएंगे, डिविडेंड से नहीं लेस करेंगे। वो अगर तो हमारी इनकम बाकी कम है और डिविडेंड है, फिर उससे डिविडेंड से लेस कराएंगे। तो अगर मैं इन इनकम में से 5,000 लेस करा दूं, तो ये सारी मेरी बेसिक रेट बैंड आ गई, बाकी सारी इनकम कवर हो गई। ऐसा ही है सुभान भाई, जी जी हैं। सर।
और ये डिविडेंड 5,000 मैं यहाँ पे अलग से लिख लिए। ठीक है, अब चूंकि मेरी 34,930 अमाउंट ये सारी सारी ही बेसिक रेट बैंड में ही फॉलो कर रही है, तो इसमें मेरा 20% टैक्स रेट लगेगा और इसमें मेरा 8.75% टैक्स रेट अप्लाई होगा। अगर हम इस पर टैक्स लगाते हैं, ठीक है, तो मेरी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो कुछ इतनी बनेगी, 6,423 पाउंड। कहने का मकसद ये है कि आप पहले सारी इनकम्स कंबाइन करें, उसमें से आप अपना पर्सनल अलाउंस लेस करें, और जो आपके पास टैक्सेबल इनकम आती है उसमें से आप डिविडेंड इनकम को लेस करके बाकी अमाउंट लिख लें, ताकि डिविडेंड का सारा इम्पैक्ट उससे निकल जाए और डिविडेंड को अलग से टैक्स अप्लाई करें उसके ऊपर। डज इट मेक एनी सेंस? सुभान भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी जी सर। तो जवाब तो देना सर, इसलिए बैठे नहीं हुए नहीं आप सर। हमारे साथ। अरे सर चुप बैठा रहने पर क्या फायदा सर आपका, आपने सर गपशप लगानी है हमारे साथ। अच्छा, जी सर। अब लेट्स से हम थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। हम कहते हैं लेट्स सर से, एज इट इज कर लेना, ये 34,930 पर 20% अप्लाई करते हैं, बाद में डिफरेंस सामने आ जाएगा कि कितना कम हमें रिबेट मिल गया है। सर देखिए अपना HMRC नहीं खोलना ना। वैसे आपका टैक्स वैसे आपका टैक्स 6,986 बनता है और हाँ इधर जी। आपका 6,423। ठीक है, अपना HMRC नहीं खोलेगा ना सर, फॉलो हम जी HMRC करेंगे। ठीक है, देसी अल्फाज बीच में इस्तेमाल करेंगे लेकिन फॉलो हमने HMRC को ही करना है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे सिनेरियो ये बनाते हैं, मैं कहता हूँ थोड़ी सी इनकम मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 6,000 से 16,000 पे ले जाता हूँ, मेरी इनकम ताकि थोड़ी सी ऊपर निकल जाए। ठीक हो गया। अब मेरी इनकम जब ऊपर निकल गई है तो सर मुझे यहाँ पे मैंने क्या करना है, इन सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मेरी ऑल अदर इनकम जो है डिविडेंड के अलावा, सर वो टोटल बन रही है ये कितनी, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, इसमें से मैं 5,000 डिविडेंड दोबारा लेस करा देता हूँ, ये तो ऑलरेडी 37,700 से एक्सीड हो रही है। ऐसे हाँ नहीं जी, है फिर सर? हाई रेट लगेगा। बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से वो 37,700 माइनस कर 75, देंगे। यस ये आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम 37,700 कर लेते हैं, कैसा लगा? और हाँ, 2230 हम कर लेते हैं, और इसको हमारे 2230 हम कर लेते हैं। ठीक है, ये होगी, और हमारे पास डिविडेंड कितने कितने, 5,000 हाँ पाउंड के। अब हमारी टोटल इनकम वही 44,930 बन रही है। अब ये तो मेरा जी, बेसिक रेट बैंड था जिस पर ये 20% 20 टैक्स आ लगेगा, जाएगा। ये हमारा 40% हो जाएगा। और ये एट डिविडेंड्स मेरे पॉइंट कहाँ फॉल कर रहे हैं, ये एट फॉल कर रहे हैं पॉइंट हायर रेट बैंड में। हाँ, 8.75 पे सर। क्यों, किस खुशी में सर? सर ये 37,500 सर आपके ज्यादा। पास बेसिक रेट बैंड की लिमिट कितनी है? 37, 37,700। हाँ जी, ये अब सर वो सेकंड सिनेरियो आ गया 33.75। 37,700 तो हम ऑलरेडी कवर करके हम ऑलरेडी हायर रेट बैंड में आ चुके हैं, तो जी जी हमारे जी। डिविडेंड्स अभी हायर रेट बैंड में लगेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो हायर रेट बैंड है 33। 33.75। अब इसके ऊपर आप टैक्स रेट्स अपने अप्लाई करें, और ये आपका अल्लाह भला करे कुछ इतने टैक्सेस बन रहे हैं, और आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो बन रही है वो कोई 10,119 पाउंड बन रही है। ठीक हो गया सर? जी जी। अच्छा, एक छोटी सी फक्की बीच में और दे दूं सर? जी सर। मैं कह रहा हूं एक छोटी सी फक्की और हो जाए बीच में। अब सर 1 लाख से आप लेके जाएंगे? नहीं नहीं, 1,00,000 से भी ऊपर चले जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसको हम 1,25,000 कर लेते हैं, हमारा क्या जाता है। पहली बात तो ये हमारा पर्सनल लॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी हाँ इनकम जी। 1,25,140 से ऊपर चली गई है, तो हमारा जो, अगर देख लो ना, इसमें से 1,00,000 माइनस कर लो पर्सनल लॉस वाला जो मैंने लिमिट बताई थी, तो 57,000, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो 28,000 बनता है हमारा। तो पर अब 12,570 में से 28,750 लेस करो,
तो वो तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो इट मीन हमारा पर्सनल लॉस यहाँ पे जीरो हो गया। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और मुशक्कत करें तो 37,000 फिर ये आ जाएगा, और हमारी 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 जो हो जाएगी, अल्लाह को भला करे, सेकंड बैच जो है एक ना, लाख 1,35,140 माइनस 37,700 हम करेंगे, तो 87,400 ये आ गया। और हमारी जो इनकम कितनी बनती है, दिस प्लस नहीं, वो तो वैसे भी जीरो हो चुके हैं ना, पर्सनल लॉस 1,52,000 बनती है। तो अगर मैं ये कर लूँ दिस माइनस, क्योंकि बाकी तो हम सारे एडिशनल रेट बैंड में आ गए ना 45% वाले में। सर ये सर ये जोन सा आपने किया है एडिशन इसको। एडिशन 87,000 वाला हाँ जी आप कह रही कैसे है सर, ये कैसे आया? सर? हायर रेट बैंड क्या है सर? 125, 1,25,000, 170 गालवन थे। एक मिनट देखता हूँ। ये एक लिखे सौ हुए हैं ना आपके सामने सर। हाँ जी, 125, 140 हैं सर। एक लाख और ये पच्चीस बैंड हजार स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये बैंड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 37,800 से। हाँ, तो 37,700 से आगे 1,25,000 तक ना, ये टोटल सारे एक जी लाख 25,000 पे नहीं लिखोगे ना जी जी, आप? ओके क्या हो गया। समझ आई? ये एक लाख जी जी सर। पच्चीस हजार 140 माइनस 37,700, ये जीरो जी से 1,25,000 तो नहीं है ना? ये तो बेसिक रेट बैंड के बाद है, मतलब 37,000 से आगे 1,25,000, तो ये जी जी 87,440 बनता है। ये हमारे, फिर ये अच्छा इसका ये भी तो डेट हमने चेंज, इनकम सर किस लास्ट चीज की, वाले का भी डेट चेंज हो जाना है। तो हमने 45 कर दिया ना, 5,000 का और ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा 39। 39 पे चला जाएगा। जी जी अभी हमारा 1,57,500 इनकम पे आपका 56,795 टैक्स बनेगा सर। ठीक है सर। जी जी फिलहाल हम आपको इतना नहीं डराते, हम पुरानी एग्जांपल भी रहते हैं ताकि किसी का दिल खराब ना हो। ठीक है, टैक्स फिलहाल ओके कम सर। ही हम रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम जो हम एडिशनल कुछ पॉइंट्स में लिखना चाह रहा था, वो पॉइंट कुछ ऐसे थे जी कि फर्स्ट 500 पाउंड्स ऑफ डिविडेंड इनकम विल ऑलवेज बी टैक्स्ड एट 0%। बेशक आप जो है ना 0% फॉर ऑल टैक्स पेयर्स। ठीक है, ऑल टैक्स पेयर्स मेरी मुराद है कि बेसिक रेट, हायर हायर रेट, रेट एडिशन रेट, और एडिशनल एडिशनल रेट। रेट टैक्स पेयर। आप अगर बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, हायर रेट टैक्स पेयर हो या एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो, तो आपको पहले 500 पाउंड पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इस सिनेरियो में लेके जाएं, तो यहाँ पे हमारे डिविडेंड्स का मैं एक और टैब लिख लेता हूँ। इसमें मैं लिखूंगा 500 पाउंड, जिसपे मैं टैक्स लगाऊंगा 0%। 0%, और इस पे हमारा टैक्स क्या लग जाएगा? जीरो। जीरो लग जाएगा। लेकिन ये वाले डिविडेंड्स अभी हमारे कितने हो जाएंगे? टोटल 5,000 थे ना, इसमें से 500 लेस हो हाँ जाएगा, जी, 4,500। 4,500 पे। ठीक है, तो जी ये जी हमें एक छोटा सा रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी फकी और भी है सर। वो फकी कुछ ऐसी है, फकी तो नहीं है, बेनिफिट ही है। फर्स्ट 1,000 ऑफ सेविंग इनकम फॉर बेसिक रेट टैक्स पेयर एंड पाउंड 500 for higher and additional rate taxpayer will be taxed at 0%। ठीक हो गया सर? ये जो आपकी सेविंग। सेविंग इनकम हो, हाँ जी सेविंग इनकम जो है, अगर तो आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो तो आपको 1,000 पाउंड पे 0% टैक्स देना होगा, हाँ और जी अगर आप हायर या एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो तो आपको
£500 पे 0% टैक्स देना होगा। तो अगर हम इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड कर लेता हूँ, सेविंग इनकम। तो अगर इधर मैं, अच्छा मुझे पहले ये बता, मैं हम हायर रेट टैक्स पेयर है या बेसिक रेट टैक्स पेयर है? हायर हायर मतलब हमें कितने की सेविंग इनकम पे 0% टैक्स लगेगा? 500 की 500 की। £500, क्योंकि हमारी इनकम बेसिक रेट बैंड से एक्सीड हो रही है, हाँ जी 0% हो जाएगा। और इस पे भी अगर हम टैक्स रेट लगाते हैं तो इस पे 0 आ जाएगा, और ये तो 37,000 ही रहेगा। और इसमें से क्योंकि हमने फिर क्या करना है सर, अगर मैं यहाँ पे क्लिक 500 तो ये हम करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 25 ही रहने सर देंगे। वो हमने कैलकुलेशन गलत की है ना। ये हमारी इनकम बन गई है, 44,000 हमारी इनकम बन रही है। अच्छा 500 पे 0 लग जाएगा। फिर हम कर लेंगे, 37,700 एक सेकंड 37,700 ये आ हाँ जाएगी। और हम फिर कर लेंगे इनमें से ये दोनों डिडक्ट हो जाएंगे 500 और 37,700 जी 44,930 में से डिडक्ट हो दिस जाएंगे। माइनस दिस माइनस दिस माइनस 5,000 भी करना है ना डिविडेंड इनकम, जी 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 क्योंकि डिविडेंड तो हम अलग से कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कोई सिनेरियो बन जाएगा। सेविंग इनकम हमारे पास 0% पे आ जाएगी, 37,700 पर 20% टैक्स लग गया, और रिमेनिंग ये हमारी हायर रेट बैंड में जा रही है जिसमें हमने 40% टैक्स दिया। और डिविडेंड्स पहले 500 पे हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, और रिमेनिंग पे हम चूंकि हायर रेट बैंड में है तो हायर रेट बैंड टैक्स इस पे लग जाएगा, और हमें टैक्स देना होगा टोटल 9,750 का टैक्स देना होगा। ठीक है सर, जी सर क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जी सर अब हम ऐस- अब हम ऐसे करते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस लेते हैं और थोड़ा सा सब्र तहम्मुल, सबके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि बीच में थोड़ा सा टाइम हमारा एक्स्ट्रा लग रहा था, तो 10 मिनट आप लोग इसका अभी आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले रेज हैंड है तैयब साहब का, प्लीज फरमाएं। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि अब जैसे ये डिविडेंड रेट है, ठीक है, लाइक 8.75 बेसिक के लिए, तो ये टोटल इनकम के ऊपर है या डिविडेंड की वैल्यू के ऊपर होगा? सिर्फ डिविडेंड इनकम पे ये टैक्स रेट अप्लाई होंगे। जिस तरह आप लाइक देख रहे हैं मैं अभी डिविडेंड्स लाइक को जी जी लाइक मैं कह रहा था, अब फॉर एग्जांपल हमारी टोटल इनकम 57,500 है, तो इसको देख के हम्म ये टैक्स का रेट अप्लाई हो रहा है, या फिर सिर्फ इसको देख के कि मतलब कि हमारी डिविडेंड जो हमें आ रहा है वो 5,000 है, उस 5,000 के ऊपर ये रेट लगेगा? तो ये भाई सिंपल चीजों को सिंपल लेके चलेंगे। पर्सनल अलाउंस लेस करने के बाद मेरी इनकम किधर जा रही है? 44,930 पाउंड, ऐसे ही है। ऐसे ही बिल्कुल। आपको लगता है कि हम बेसिक रेट बैंड एक्सीड करके हायर रेट बैंड में जा रहे हैं? हम हायर रेट बैंड में जा रहे हैं। अच्छा, तो हमने पहले क्या कि चूंकि हम हायर रेट बैंड में जा रहे, तो हमें सेविंग इनकम में 500 पाउंड का हमें 0% पे टैक्स लगेगा, ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा, तो हमने वो 0% वाला भी ले लिया। हायर रेट बैंड में हमारे, सॉरी बेसिक रेट बैंड में 37,700 की इनकम बचती है हमारी। ठीक हो गया। और बाकी हमारी हम्म इनकम हायर रेट बैंड में जा रही है। डिविडेंड को हमने कंसिडर ही या नहीं किया। डिविडेंड को आप ऐसे कर लो, इसको आप साइड पे रख लो। हम कुछ इस तरह से निजाम चला रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, दिस माइनस दिस आपने कर लिया, ठीक हो गया। डिविडेंड को आपने बिल्कुल ठीक। साइड पे ही रख लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, डिविडेंड, अब डिविडेंड पे हमें ये था कि पहले 500 पाउंड पे आपको 0% टैक्स देना होगा, जो कि हमने ये कर लिया, ठीक है। हम्म, तो ये सब साथ रहेगी। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। और रिमेनिंग 5,000 में से अगर 500 पे 0 लगेगा, तो रिमेनिंग डिविडेंड चूंकि हम हायर रेट बैंड में फॉल कर रहे हैं, तो हमारा हायर रेट हम्म बैंड डिविडेंड्स का है 33.75, और वो हमने लगा लिया। तो हमने अपनी सारी टैक्स लाइबिलिटीज जो कंबाइन की, हमारी टोटल लाइबिलिटी बन रही है 9,750 पाउंड, ठीक है। ठीक ठीक। लाइक लाइक ये हमारी जो टैक्स बैंड के जो अमाउंट लिमिट्स हैं उसके ऊपर डिविडेंड जो है चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंगली, ऐसे ही है। यस यस।
ओके ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू, बस यही पूछना था। फाइक तारिक साहब। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। फाइक तारिक साहब से मैंने क्वेश्चन का कहा है, प्लीज फाइक साहब आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर जी, आप यहाँ पे टैक्सेशन डिस्कस कर रहे थे। मुझे जो कोर्स मॉड्यूल बताया गया था उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एलटीडी फॉर्मेशन, आफ्टर दैट अकाउंट एंड मर्चेंट फॉर्मेशन एंड देन टैक्स फॉर्मेशन थी। अब मैं बेसिकली थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था। मेरा बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं डायलर सेल आउट कर रहा हूँ ऑलरेडी कॉल सेंटर्स को, एंड एलएलसी की सर्विस यूएसए में मैं आउटसोर्स करता हूँ, लाइक बनवा के अपना कमीशन के सेल करता हूँ। तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि मैं यूके में भी डायलर सेल आउट कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी लोगों को एलटीडी की ज़रूरत होती है। तो मैं चाह रहा था कि आप मॉड्यूल को थोड़ा इस तरह डिस्कस कर लेते, क्योंकि बेसिक तो सबसे यही है कि एलटीडी फॉर्मेशन और मर्चेंट फॉर्मेशन। जब हम एलटीडी कंपनी खोलेंगे, अकाउंट बनाएंगे, इनकम करेंगे, तभी टैक्सेशन होगी सर। यार आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि आप चीजें अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। जी अब मुझे जाहिर बात है पूरी क्लास को साथ लेके चलना है, 50-60 बंदे हैं, उनको लेके चलना है, ठीक है। एग्जैक्टली। अब देखो, माशाल्लाह तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं, मैं ये चीज करवा रहा हूँ, ये हमारा 15th बैच है। तो हमने एक चीज की सीक्वेंस बनाई और जाहिर बात है हमने टाइम टू टाइम ये चीजें सीखी हैं। पहले इंडिविजुअल टैक्सेस कराने का मकसद ये है कि आप पहले यूके टैक्सेशन के साथ फेमिलियर होते हो, क्योंकि कंपनीज का मेजॉरिटी जो टैक्सेशन है, आप एक बार इंडिविजुअल के टैक्सेस पढ़ लेते हो तो आपको कंपनीज के टैक्सेस तकरीबन 60 to 70% आ जाते हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो मेजॉरिटी चीजें आपको रिपीट हो रही होती है। तो उससे फायदा ये होता है कि आपका पुराना जो इंडिविजुअल टैक्सेस है वो भी रिवाइज हो जाता है, और आपको एक कंपैरिजन मिल जाता है टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल टैक्सेस एंड कंपनीज टैक्सेस। बिल्कुल एलटीडी फॉर्मेशन हम उस वक्त करेंगे, लेकिन हम चूंकि पहले स्टार्ट हम एक इंडिविजुअल से कर रहे हैं, तो बीच में अगर हम एलटीडी को पहले लेंगे तो आपको तो शायद समझ आ जाए, बाकी बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगी सर। अच्छा, एंड सर सेकेंडली आपके ये कोर्स का टोटल स्पैम कितना है? यार 2.5 मंथ्स तो लग ही जाते हैं, और डिपेंड करता है कि मतलब 2 क्लासेस है। स्टूडेंट की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है ना। अगर स्टूडेंट्स को इजीली मतलब वो कैटर कर रही चीजें चीजें समझ रहे हैं, जल्दी भी हो जाता है, नहीं तो 3 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि मुझे जाहिर बात फिर एडिशनल क्लासेस रखनी पड़ जाती है, क्योंकि अब मेरा काम तो ये है कि आप लोग को समझाना, ठीक है। ऑल्सो सर, मैंने आपकी स्पेशलिस्ट लीव्स चेक की हैं, आप यूएसए में भी स्पेशलिस्ट हैं, कनाडा और नहीं यूएस में मैं यूएस में बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ यूके में हूँ, मैं यूके का बेसिकली मुझे आता जब है। मैंने मैसेज किया था तो मुझे ऑटो रिप्लाई ना इन सारे कंट्रीज तो का आया था। उनके हर एक उनके अपने ट्रेनर्स हैं यूएस के, हमारे जो, सॉरी उनका नाम माइंड से मैं निकल रहा है, वो बड़े फेमस भी है और काफी अच्छा उनका फीडबैक भी है। तो यूएस के जाहिर बात है, अपने कनाडा वगैरह बाकी हर कंट्री सेपरेट है। क्योंकि देखो एक्सपर्टीज आपको एक चीज में नहीं हो सकती। अगर मैं को भाई मैंने यूएस का भी कोर्स कहीं से सीखा और मुझे वो भी आता है और यूके का भी आता है, दोनों चीजें आप पीक पे नहीं सीख सकते हो, आप जी जी स्पेशलाइजेशन एक ही चीज में ही आप कर सकते हो। अगर एग्जैक्टली। देखो 8.5 साल मुझे होने वाला, मैं यूके को ही देख रहा हूँ, यूएसए के टैक्स का मुझे यू भी नहीं आता होगा शायद, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर नो टाइम। इशू, एनी टाइम सर, जवाब। नो इशू। जी असलम शाह साहब। जी जी वालेकुम अस्सलाम सलाम, जी वालेकुम। फरमाइए असलम साहब। वालेकुम सलाम जी असलम साहब। अच्छा, मैंने एक चीज पूछनी थी कि आपने डिविडेंड्स के बारे में बताया कि डिविडेंड्स के ऊपर 8.75 लगता है टोटल टैक्स। तो इसके ऊपर क्या यूके गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है कि आम बाकी प्रॉफिट्स पे तो बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन इसके ऊपर काफी कम लग रहा है? असलम भाई देखिए, थोड़ा सा अगर आप चीज को लॉजिकल सोचें, देखिए एचएमआरसी की ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जो लॉ होते हैं या रूल होता है ना, उसकी कोई लॉजिक कभी कभार नहीं होती है, ठीक है ना। बस एक रूल है तो रूल है जी, लेकिन इसकी जो मुझे लॉजिक समझ आती है वो इस वजह से कि डिविडेंड, लेट्स से मेरी कंपनी, मैं उसका शेयर होल्डर हूँ, ठीक है ना। अब उस कंपनी ने जब बिजनेस किया, साल गुजरा, उसको प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट पे मेरी कंपनी ने एक तो टैक्स दिया, कॉर्पोरेशन टैक्स। एम आई राइट? असलम साहब माइक अनम्यूट रखे, हमारे साथ रहे। जी ठीक हो गया।
और उसके बाद उसी प्रॉफिट में से जिसे पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ, उससे मुझे डिविडेंड्स मिले, और उसके ऊपर भी अगर मैं फुल यहाँ पे टैक्स पे करूँ, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि भाई उस एक स्पेसिफिक प्रॉफिट पे मुझे, मतलब एज ए इंडिविजुअल के एक शेयर होल्डर भी हूँ और एक इंडिविजुअल भी हूँ, मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ा। तो दैट्स व्हाई इंडिविजुअल को थोड़ा सा फिर रिलीफ दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड इनकम। ठीक है। ओके ओके, आई गॉट दैट, समझ आ गई मुझे बहुत अच्छा। जी इमरान जाफरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हेलो सर, मेरा सवाल ये था वा- कि ये जो आपने पर्सनल अलाउंस के बारे में बताया 12,570, तो जी जी। ये इनका फिक्स्ड है, ये अप एंड डाउन होता है, या मतलब ये कि मतलब कल को 13,000 हो जाए, 14,000 हो जाए, ये हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये आपने दो सवाल पूछे। एक तो आपने पूछा क्या ये फिक्स है? बिल्कुल ये फिक्स है फॉर दिस टैक्स ईयर। ठीक है। जो टैक्स ईयर हम देख रहे हैं 24-25 का, उसके लिए ये फिक्स है, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी जितना मुझे पता है वो फिक्स है, चेंज नहीं हुआ। पिछले 4-5 सालों से ये फिक्स चला ओके। रहा है। पहले ये क्या होता है, जब मैं एसएससी पढ़ रहा था, F6 वगैरह का पेपर, तब ये 9,000 समथिंग हुआ करता था, करते कराते ये आजकल 12,000 पे। अब ये हर साल जब टैक्स ये लोग रिवाइज करते हैं, थोड़ी बहुत ये लोग चेंजेस करते रहते हैं। तो जिस साल में चेंजेस आएंगे तो उस साल में टैक्स रेट, ये परसेंट लॉस भी चेंज होता है। बट ये फिक्स एक अमाउंट है। हाँ, ये ओके। इस टैक्स ईयर में वेरी तब कर सकती है अगर आपकी टोटल ये इनकम जो है ना, ये 1 लाख पाउंड से ज्यादा हो जाए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, भाई साहब म्यूट कर ठीक दें है। अपना, ये आपकी। अच्छा, ये तब वेरी कर सकती है जब आपकी ये टोटल नेट इनकम 1 लाख पाउंड से अबव चली जाए। अब वेरी कैसे करेगी कि आपकी ये टोटल इनकम 1 लाख से जितनी भी ऊपर जाएगी, उस अमाउंट पे हर दो, मतलब हर इंक्रीज ऑफ 2 पाउंड्स आपका 1 पाउंड का परसेंट लॉस कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम है 1,10,000 पाउंड है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 लाख से जी। आपकी इनकम जो अबव जा रही है वो है 10,000। तो 10,000 को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, 10,000। क्योंकि मैंने कहा हर 2 पाउंड पे आपका 1 पाउंड का जी। 1 पाउंड का आपका परसेंट लॉस कम होगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो ये 5,000 बनता है। तो मेरे इस परसेंट लॉस में से 5,000 की रिडक्शन हो जाएगी। क्लियर है इमरान साहब, इमरान जाफरी साहब? जी सर, ये मुझे क्लियर है। मेरा एक छोटा सा सवाल था, आपने ये जो हमें स्लैब रेट बताए हैं, जिस तरह पाकिस्तान में जी होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर डिफरेंट स्लैब दिए जाते हैं, तो जी जी। ये अगर हमने पढ़ने हो तो जिस तरह हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है पाकिस्तान में, तो यूके का क्या ऑर्डिनेंस होता है, ताकि हम थोड़ा स्टडी भी कर लें? ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस को आप छोड़े, आप आए इंशाल्लाह, मैं आप लोग को HMRC की इनकी जो अपनी वेबसाइट है उससे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। यहाँ पे ऑर्डिनेंस वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि इनके थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट तरीके से चल रहा होता है। तो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन अब जारी बात है, एक क्लास वाली चीज मैं आप लोग को नहीं बता सकता, अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें हम लेके चलेंगे, चलिए सारे आपके मसले जो है ये सारे क्लियर होंगे। ठीक। सर थैंक यू वेरी मच, जी, थैंक यू, थैंक यू। नो इशू सर, एनी टाइम। ये काफिया इमरान, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक था। उसमें हम एसएससी क्वालिफाइड क्या चलिए, तो ये जो थोड़ा सा अगर आप, आपकी वॉल्यूम थोड़ी सी स्लो आ रही है, अगर थोड़ा माइक करीब कर लें आप। क्लियर है। थोड़ी सी स्लो है जी। आप पूछे, क्वेश्चन पूछे आप। मैं मेरा कहना चाह रही थी कि मेरा जो क्वेश्चन था वो जरा आउट ऑफ द टॉपिक था। नो सर इशू, मैं पूछे। एसएससी क्वालिफाइड हैं, तो ये तो हमारे लिए थोड़ा बेसिक ही था, लेकिन जितने भी जी ऐसे जी। क्लाइंट्स हैं उनके लिए तो बेसिक है। फिर क्वेश्चन ये था कि हमें ज्यादा इशू जो आता है, मैं ऐसे बुक कीपिंग की सर्विसेज देती हूँ अपने यूके हम्म। क्लाइंट्स के, जो 5 to 6 जी जी। क्लाइंट्स हैं उनके लिए। तो हम्म। HMRC में कंप्लाइंस का इशू आता है, जो कि सारे टैक्सेशन में, और इसके लिए एक तो रजिस्टर्ड एजेंट होना भी जरूरी है, इसका भी थोड़ा गाइड करिएगा। जरूरी और नहीं। कंप्लाइंस वगैरह भी आप जो है ना, अगर क्योंकि अभी मुझे क्लाइंट ने एक्सेस दी थी अपने उसकी लॉगिन डिटेल्स दी थी HMRC की, जी जी। तो उन्होंने कहा था कि आप एज अ रजिस्टर्ड एजेंट ऐड हो जाए, तो जो भी नहीं, आप वो ऐसा नहीं होता है। आप जो बात करिए ना, वो एक किस्म के एक थर्ड पर्सन को एक्सेस दी जाती है
कि वो जी आपके बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर सकता है, बट यू जी आर नॉट एन सर्टिफाइड एजेंट। आप वो अकाउंटेंट वाली पोजीशन पे नहीं है, और ना ही एचएमआरसी को के सामने आप उस तरह रिप्रेजेंट हो सकते। यू आर जस्ट अ थर्ड पर्सन जो आप उस बंदे के बिहाफ पे काम कर रहे हो, ठीक है। जी सर्टिफाइड एजेंट जो है ना, वो फॉर्म्स होती है, उनका अपने क्राइटेरिया होता है। उसके लिए कि आपके जी यूके में प्रेजेंट होना जरूरी है, आपकी क्वालिफिकेशन मीट होनी चाहिए, आपका फिजिकल ऑफिस एचएमआरसी की तरफ से विजिट किया जाता है, और बाकी कंप्लाइंस है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, इन सारी कंप्लाइंस आपको पूरी करने के फिर आपको एजेंट का स्टेटस मिलता है। देन फिर आप क्लाइंट्स को अपने कस्टमर्स को अपने एज अ क्लाइंट रजिस्टर करा सकते हो एचएमआरसी पर, और उनके बिहाफ पर एज अ एडवोकेट आप काम कर सकते हैं एचएमआरसी और कंपनीज हाउस के साथ। जहां तक आप बात कर रही हैं कि सर मैं भी जी मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, तो जी जितनी भी आपकी एचएमआरसी की कंप्लायंस या कंपनीज हाउस की कंप्लायंस होती है, उसके लिए कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। आप हम जो काम कर रहे होते हैं, हम है तो एज अ थर्ड पर्सन ही, लेकिन हम एज अ फेस ऑफ क्लाइंट बन के हम काम कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर आप क्लाइंट के लिए वैट रिटर्न बना के सबमिट कर रही हैं, तो जी एचएमआरसी को ये लगता है कि ये क्लाइंट खुद ही कर रहा है, लेकिन बैक एंड पे क्लाइंट आपसे करवा रहा है, ठीक है। तो फेस नहीं, जो है असल ना में एचएमआरसी की तरफ, टैक्सेशन के जो अब कैलकुलेशन वगैरह हैं वो तो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन कंप्लायंस थ्रू एचएमआरसी और ये सारा सबमिट करवाना वो कंप्लायंस थोड़ा किस चीज मेरे का लिए मुझे कोई डिफिकल्ट है असल में। कोई जी कंप्लायंस मुझे बताया, मैं आपको उसके मुताबिक, मुझे कोई सीटी सिक्स कंप्लायंस बताया हंड्रेड कि हो गया, CT 600 हो गया, बैट रिटर्न हो गए, और ये सारी चीजें जो भी हमने जो सबमिट करानी होती है, इस हाँ हवाले हाँ, से मैं कह रही हूँ कि वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बाकी तो हम नहीं इजी है, कैलकुलेशन सारे बैंक्स में सीखेंगे, डालना, सारा कुछ क्वेश्चन सिखाएंगे, यही ये मैं सारे करना सीखेंगे। चाह रही थी क्योंकि क्लाइंट ने एक्सेस इसलिए दी थी, उनकी भी HMRC से कोई मेल आई थी, तो उसको हम्म। रिस्पॉन्स करना था, और मैं अच्छा, थ्रू एज अ मैं फॉर्म के थ्रू काम कर रही थी। जी जी मैं जो आपकी बात समझा था, आप ये कह रहे हो कि शायद क्लाइंट की जो इंक्वायरीज खुल जाती है ना, जी जी एचएमआरसी की अगर कोई हम्म, रिजर्वेशन होती है किसी चीज पर, अगर जी एचएमआरसी सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो हम्म, इंक्वायरी खुलती है, वो जी भी हम एज ए इंडिविजुअल कैटर कर सकते हैं क्लाइंट का फेस जी बन के। और ये जो आप बात जी करें CT 600 सबमिशन वैट वगैरह, ये तो सबके के, ये तो कोई मसला ही नहीं है। ये सारी चीज हम यहाँ पे करेंगे, और हमारे कोर्स का मकसद यही है। यहाँ पे मैं आपको भी रूल्स रेगुलेशन ही पढ़ाऊंगा, वो तो आप गूगल से भी पढ़ लेंगे। उस चीज को हम प्रैक्टिकली करेंगे, तब आप लोग वो चीजें सीखेंगे। तो ये हमारा मेन मकसद ही, ये तो आज हमारा आई थोड़ा थिंक नॉलेज मैं बेस पर। टू क्वेश्चंस को मिक्स कर रही हूँ। एक क्वेश्चन मेरा यही था कि हम इसमें इस कोर्स में हम उसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आपने क्लियर ऑब्वियसली कर दिया। ऑब्वियसली सेकंड मेरा करेंगे। यही क्वेश्चन था कि HMRC इसके साथ एज अ रजिस्टर्ड एजेंट या जो भी क्योंकि उसने इंक्वायरी इस वजह से खोली थी एक्सपेंसेस के लिए, कि उसके एक्सपेंसेस के कुछ उसको इनवॉइसेस वगैरह चाहिए थी, तो एज अ बुक कीपर वही मैं एक्सपेंसेस की सारी डिटेल्स तो मैंने ही प्रोवाइड करनी थी, तो मैंने ही जी वो सारी प्रोवाइड की, और कुछ जो टैक्स की सर्विसेज थी वो मेरे थ्रू ही, जो फॉर्म के थ्रू जो करवाती थी, तकरीबन मैं ही उसको हैंडल करती थी। आप टेंशन तो ना लें, मैं आपको जो बेसिक कंप्लायंस है, जो सबमिशन और ये चीजें, वो तो कोई मसला ही नहीं है। बाकी जो एचएमआरसी की इंक्वायरीज है, बेशक बेगम रहे, मेरे पास एक दो केसेस पड़े हुए हैं जो अभी जी रिसेंटली ही है। अभी मैंने लास्ट एक क्वार्टर सबमिट किया, नवंबर क्वार्टर सबमिट किया है, अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में उसकी इंक्वायरी आई हुई है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई उसकी असल में इंक्वायरी में था क्या वो क्या। जी जी वो क्लाइंट का ये था कि वो लॉग इन करके एज अ आप मेरे बिहाफ पे कर लें वहाँ पे, उसके लॉग इन एक्सेस पे ना रजिस्टर नहीं हो पा रहा था कि मैं उनके बिहाफ हम्म। पे मेल कर सकूं या फिर उनको रिस्पॉन्स कर सकूं, HMRC को वो डॉक्यूमेंट्स या इनवॉइस वगैरह सबमिट करवा सकूं। नहीं, उसके देखिए यही करना होता है ना। आप देखो, जिस तरह आपसे एचएमआरसी ने जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है ना, अब आप जी एज अ बुक कीपर वो सारे तो आपने कंपाइल करके दे दिए। अब वो जी एचएमआरसी तक पहुंचाने के दो तरीके हैं। या तो अगर जी एचएमआरसी कहता है आप बाय ईमेल मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें, तो जाहिर जी बात है जो क्लाइंट का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होगा, उसके थ्रू ही आपने कम्युनिकेशन करनी होती है, बिकॉज एचएमआरसी डज नॉट नो यू कि आप कौन है। वो उस क्लाइंट को जानता है, ठीक है। और सेकेंडली यह है बाय मेल बाय पोस्ट। तो बाय पोस्ट भी जारी बात है, आपके क्लाइंट आपको ही उसको भेजेगा। आप पाकिस्तान से बैठ के तो कोरियर नहीं भेज सकते ना। और ना एचएमआरसी आपको जानता है कि भाई पाकिस्तान से, मैंने सवाल यूके में पूछे, जवाब मुझे पाकिस्तान से आ रहा है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस अनलेस अनटिल यू आर रजिस्टर्ड एजेंट। देन आप उनके बिहाफ पे एडवोकेसी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मतलब वो नहीं होता। लेकिन ये सारे नहीं, मामला मैंने आप हाँ यहाँ बैठ मैंने के कर ऑप्शन सकते 1 ही चूज किया था, बाय मेल ही मैंने उनको रिस्पॉन्स किया है सारा कुछ, इवन दो हैं। मैंने ऑथराइजेशन लेटर भी कंपनी से साइन करवा लिया था कि मैं उनके बिहाफ पे ये चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ टू तो HMRC। ये सारी चीजें इजी है, ये कोई इतना बट मसले वाली चीजें नहीं है। हाँ, बेहतर ये होगा अगर आप मेरे सामने सिनेरियोस लाएंगे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपको भी समझाने में, और बाकियों को भी एक अच्छा एक
वो मिलेगा एक इशू बस डिफरेंट यही आ रहा फ्लेवर था में। कि मैं वो रजिस्टर करवाना चाह रही थी HMRC के वो लॉगिन के थ्रू ना उसके एज ए एजेंट एज हमको एन रजिस्टर एजेंट। कराना है। हाँ जी, वो नहीं हो रहा था जी, उनके अकाउंट देखिए से। आप जो एजेंट एज्यूम करिए ना, वो एजेंट नहीं है। और जो मैं जी एजेंट समझ रहा हूँ ना, वो उसके भी आपको जरूरत नहीं। वो जब आपके पास 70 80 या 100 क्लाइंट हो जाना, तब आप उस एजेंट की तरफ सोचिएगा, क्योंकि उसके कंप्लाइंस अच्छी खासी होती है, और उसके लिए आपको यूके में फिजिकली प्रेजेंट भी होना पड़ता है। आप जिस एजेंट की बात कर रहे हो ना, वो आप कंपनीज हाउस में आप एज एन एजेंट हो सकते हो। आप कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए भी हो सकते हो, और मैं काफी क्लाइंट्स के साथ एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हूँ कि मैं उनके behalf पे सबमिशन कर रहा होता हूँ। बट आई एम नॉट हिज सर्टिफाइड एजेंट, ये याद रखना। आई एम जस्ट अ थर्ड पर्सन जो कि उसके behalf पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस चीज के लिए क्लाइंट से मतलब माजरत कर ली जाएगी, ये काम नहीं हो सकता, बाकी HMRC को रिस्पॉन्सेज वगैरह हम कर सकते हैं, ऐसा ही। आई विल सजेस्ट, अगर आप मुझे अपने जो आप लोग जिससे भी आपने कोऑर्डिनेट किया ना, आपके जो कोऑर्डिनेटर है हमारे आईसीटी का, उससे अगर आप के थ्रू आप अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, क्योंकि आप जी चीज़ों को थोड़ा मिक्सअप कर रही है, तो मैं आपको उस तरह का आंसर नहीं दे पा जिस तरह आपको चाहिए। तो बेहतर आप जी मेरे साथ बात कर लें कल किसी टाइम डे टाइम में, जी। तो मैं आपको चलिए ठीक बेहतर है, गाइड कर लूँगा। ठीक थैंक है। यू ये ज्यादा इजी रहेगा, थैंक यू। जी मोहम्मद साहब, आपका क्वेश्चन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम सर, कैसे आप खैरियत से? जी खैरियत से। अच्छा सर, मेरे क्वेश्चन थे। मैं ना एज एन मार्केट प्लेस पे सेल करता हूँ, ये अमेजोन, टिकटॉक और दूसरे ना यूके के। तो मेरा जो ज़्यादा, मैं जिस प्रोस्पेक्ट से कोर्स लिया था ना, मैंने कहा मैं ये वीएटी फाइलिंग, कॉर्पोरेशन टैक्स, एनुअल जो रिटर्न फाइलिंग होती है, और जो एक जी आपने मेंशन किया था सेक्रेटरी टैक्स ना, मुझे आइडिया नहीं, मैंने कभी फाइल नहीं करवाया इसका ना। तो मैंने कहा था ये जी सारा इसमें कवर होगा। और दूसरा, ऑब्वियसली इंशाल्लाह। था ये जो इसमें रिगार्डिंग कस्टम क्लियरेंस, जो डीडीयू शिपमेंट वगैरह हम चेक करवाते हैं, जैसे पीवीए हो गया, पोस्टपोन्ड वीएटी जो अकाउंटिंग होती है, जी बिल्कुल। जी ये जी चीज़ें जी भी जी। कवर होगी। और अच्छा, तीसरा, बड़े बड़े ये मेरे 15 बैचेस में ये पहला बंदा है जिसने इस चीज का जिक्र किया अच्छा, है। इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, चले ठीक। क्योंकि अक्सर लोग नहीं करते। जी और जी। तीसरी चीज़ थी, क्या कहते हैं, जो अगर कोई इश्यूज आते हैं मतलब एचएमआरसी की तरफ से, मतलब जैसे ऑडिट होता है पर्सनल, तो वो कंप्लायंस वगैरह को कैसे डील करना है, इसके बारे में भी गाइडेंस होगी। ये अभी अगर आपने हमारी जी। डिस्कशन सुनी हो, मिस्टर हाँ। साहब की हमारी ये जी। डिस्कशन हो रही थी, जी बिल्कुल, मैंने वो तो सुना है। कोई इस तरह की इंक्वायरी वगैरह अगर आती है तो जाहिर बात है मैं हम्म। आपको लेटर्स वगैरह भी दिखाऊंगा कि देखो एचएमआरसी, आप लेट्स आपने वीटी सबमिट की, अपने एराड अकाउंट सबमिट किए, एचएमआरसी को उसमें जिस चीज में इशू होता है ना, वो आपको बाय लेटर या बाय ईमेल में अटैच करके आपको डॉक्यूमेंट भेजता है कि भाई ये चीजें, इनके हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। डिटेल इंफॉर्मेशन से लेट्स से अभी रिसेंटली जो मैं इंक्वायरी डील कर रहा था, उसको पेरोल में कोई कंसर्न्स थे, तो हमने क्या किया, 3 महीनों के उस टाइम से पेरोल मांगे थे, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर 25 का, हाँ नहीं सॉरी, दिसंबर 24, अप्रैल 25 जी। जी। और अगस्त 25, ये 3 महीने को उन्होंने हमसे पेरोल मांगा था। उसके अलावा कितने एम्प्लॉयज थे, कितनी कितनी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी, कितना उनका टैक्स डिडक्ट हो, ये सारा कुछ हमने उनको फिर कंपाइल करके उनको बाय ईमेल ही हमने सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की। उन्होंने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट सबसे 12 महीने की मांगी थी, बिजनेस बैंक अकाउंट मांगा था, और बाकी कुछ सवाल ऐसे थे जो हम पे अप्लाई नहीं होते थे। जिस तरह से पूछा था कि अगर आप माइलेज अलाउंस क्लेम करते तो उसकी हमें डिटेल प्रोवाइड कर लेते, हमने कहा माइलेज अलाउंस क्लेम ही नहीं कर रहे। बाकी उसने पूछा और कुछ इस तरह के सवाल आते, 2 3 इस तरह के थे जो हम पे अप्लाई नहीं होता, हमें सिंपल कह दे कि यार यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। तो जो उसको आपसे मसले होते हैं ना, वो आपको प्रॉपर मेंशन करता है, वो डेटा आप गैदर करके बिल्स या जो भी उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको एचएमआरसी को प्रेजेंट करना है मेरे पास। इतनी सी जी। चीज होती जी, ठीक। अच्छा, और मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि चलो मुझे भूल गया, मेरे ज़हन से निकल गया अभी, तो मैंने लिखा है। नहीं। कल पूछ लीजिए, चले मैं। ना आप कहीं जा रहे, कल ना, पूछ लेगा ना आप कहीं जा रहे ना हम कहीं जा रहे, ठीक है जी। ठीक है, ओके, अच्छा guys, thanks everyone for joining the class. इंशाल्लाह बाकी हम कल इसी को ही कंटिन्यू करके हम एम्प्लॉयमेंट इनकम को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम में हम क्या देखेंगे, हम पहले एम्प्लॉयमेंट इनकम अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से फॉर्म्स हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम पे टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता है, और वो उसको हम प्रॉपर अपनी एक टैक्स रिटर्न में भी ले जाएंगे, ताकि हम उसको एक प्रॉपर जो हमारे एचएमआरसी की टैक्स रिटर्न होती है उसके बारे में भी हम देखेंगे कि भाई किस तरह से टैक्स रिटर्न में शो होती है हमारी एम्प्लॉयमेंट
इनकम। जी वसीम साहब अस्सलाम सर वो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मेरे ध्यान में आ गया। तो मैंने कहा था, मैंने पूछना था, ये अगर जैसे क्या कहते हैं कोई एसीसी क्वालिफाइड नहीं है, तो क्या वो भी अपने बिहाफ पे फाइल कर सकता है जो टैक्सेशन, जैसे एम्प्लॉय स्लिप बनाना हो और एनुअल रिटर्न फाइल करना हो, वीएटी फाइल करना हो? सर आप सर आप अंगूठा छाप भी हो ना, लेकिन अगर आपको करना आता है ना तो आप कर, ऐसे अच्छा, कोई रिक्वायरमेंट ठीक है। नहीं है। अच्छा, ये एक ऑन कंपनी बिहाफ ही होगा, मतलब क्या कहते हैं कि उसमें जैसे ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ठीक है, एज ए एजेंट नहीं होगा, देखिए उसके लिए रिक्वायरमेंट आप यूके नहीं में? नहीं नहीं, देखो कॉमन सेंस की बात है। अगर आपकी कंपनी है, कंपनी के अकाउंट्स फाइलिंग, टैक्सेस फाइलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ डायरेक्टर और एज अ शेयर होल्डर। अकाउंटेंट इज अ थर्ड पर्सन, जी। ठीक है ना, उसका काम ही नहीं है ये। और अगर कल को कोई पेनल्टीज वगैरह भी आती है तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेंट नहीं होता है। तो अकाउंटेंट खुद को बड़ा सेफ साइड पे रखना होता है, तो वो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। इट डजेंट मैटर कि भाई आपको इस चीज़ भाई कंपनी आपकी, हमारे पाकिस्तान में कितने अनपढ़ लोग कारोबार करोड़ों अरबों के कारोबार करते हैं। अब उन्होंने आगे बंदे रखे होते हैं काम करने के लिए। तो इट डजेंट मैटर, अनसर्टन आपको करना आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कर रहा है, ठीक है। सही। अच्छा, वैसे ये होता है इस तरह कि आप एज एन एजेंट अगर यूके का हो, उसके बिहाफ पे आप करवा सकते हो, मतलब जैसे उन्होंने यार कंपनी वो बनाई? वो तब होता है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी जो ऑडिट फर्म्स होती हैं, जो टैक्स कंप्लायंस वगैरह करती हैं, उनके अपने क्लाइंट्स होते हैं, उनके बिहाफ पे वो टैक्स रिटर्न्स भी जमा कराते हैं, कंपनी अकाउंट्स भी करते हैं, बाकी जो जितने भी एफबीआर वगैरह के मामला होते हैं वो सबमिट करते हैं। वो एक डिफरेंट बिजनेस है, वो एक डिफरेंट बिजनेस स्ट्रीम है, ठीक है ना। जी। आप खुद को फिलहाल इस तकरीब की आपका अगर अपना कोई बिजनेस है उसको करें। अगर आप एज ए फ्रीलांस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपके जितने भी 5 7 10 क्लाइंट जितने आपके पास आते हैं उनके लिए आप कर सके। हाँ, अल्लाह करे कि आप इस काबिल हो जाए कि आपके 50 60 70 क्लाइंट बने, देन आप फिर उस तरफ सोचे कि यार मैं एक प्रॉपर एजेंट रजिस्टर हो जाता हूँ और फिर मैं ये चीजें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लूँ। मुझे नहीं सर लगता मेरा कि एक 50 60 क्लाइंट्स तक आपको जरूरत कभी पड़ेगी आपको एजेंट रजिस्टर होना पड़े। अच्छा, एजेंट रजिस्टर्ड होने के लिए आपके पास एसीसी क्वालिफाइड बंदा होना वो नहीं, कंपलसरी है? वो एचएमआरसी की अपनी गाइडलाइन है कि अब कोई भी जो हमारी फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सर्टिफाइड है, उसको आईसीडब्ल्यू, एसीसीए, सीएमए, आईसीएमए, आई बिलीव एमबीए वगैरह भी बीच में आता है, वो होना हम्म। चाहिए। अब यूके में फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, आपके फिजिकल हम्म। ऑफिस होना चाहिए, हम्म। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लायंस आपके पास होनी चाहिए। जाहिर बात है वो उसकी काफी जरा रूल्स रेगुलेशन है, वो आप करेंगे तभी आप एजेंट तो रजिस्टर्ड होते हैं एचएमआरसी के जरूरत साथ। नहीं है उसकी? फिलहाल एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास 100 क्लाइंट भी है ना फिर भी जरूरत नहीं। नहीं, वो मेरे ये ना चीज अभी आप घर चार बैठे कर पांच सकते कंपनी थी ना, तो मैंने उनके फाइल करने होते हैं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हैं। यार मैं खुद ही, मेरे पास अभी भी 8 टैक्स रिटर्न्स पड़ी जो मैंने सबमिट करनी है और 3 दिन है मेरे साथ। हूँ। सही। तो मैं अच्छा, तो वैसे बिल्कुल मैं और एक सर क्या कहते हैं, किसी कुछ कुछ ऐसे रिटर्न्स होती हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम काइंडली एक टाइम में एक बंदा बात एजेंट करें। से मोहम्मद कोई साहब प्लीज, मोहम्मद साहब पहले आप क्वेश्चन कंप्लीट करें। अच्छा सर, मैं बोलूँ? जी जी। अच्छा सर, मैंने वैसे ही पूछना था एस्टिमेशन आइडिया के लिए, इसमें ये फाइलिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मतलब अगर एक कंपनी की जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग और वीएटी फाइलिंग है, या इसमें जो क्वार्टरली होती है? यार ये मुझसे हर स्टूडेंट सवाल पूछता है और मैं इस सवाल से बड़ा थोड़ा सा तंग होता। तंग इस वजह से देखो, इसकी सिंपल रीजन ये है कि जैसा मूव वैसी चपेड़, जैसा क्लाइंट है ना उससे उतने पैसे लेने हैं, फिर जितने पैसे उससे निकल सकते हैं, ये नहीं, एक मैं दुकानदार। सर्विस मैं लेता हूँ ना आगे ही, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। यार देखो मैं अगर आपको बताऊं ना, मैंने टैक्स रिटर्न जो है ना, अल्लाह माफ कर, फ्री भी करके दी और मैंने 1000 पाउंड में भी की हुई है, और हम्म। सेम चीजें होती हैं, कुछ सही। फर्क नहीं होता। मेरा वो घंटा दो ही ऊपर लगता है, लेकिन ठीक। मैंने 1500 में भी की हुई और 50 पाउंड में भी की हुई, और मैं आपको क्या बताऊं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो समझ गया। होल्ड कीजिएगा आरिफ साहब, बाकी क्वेश्चंस लेते हैं आपके ओके चले ओके क्वेश्चन सर, बहुत शुक्रिया, मेरे को। कुछ रेज हैंड किया करें, नो इशू नो इशू। जी थैंक वसीम भाई पहले आप क्वेश्चन पूछे, आपने रेज हैंड बहुत टाइम से किए हुए। अच्छा, मेरे सर दो बेसिक सवाल ही थे। एक तो जी था जी। कि एक इंडिविजुअल है वो लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स बना सकता है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि एक कंपनी है वो फैब में रजिस्टर्ड हुई है, तो वो फैब से लेके अप्रैल तक जो 3 महीने की रिटर्न है वो भी फाइल करेगी। ये मेरे दो क्वेश्चन। आपका पहले सवाल ये था, जाहिर बात है हर इंडिविजुअल यूके में कंपनी बना सकता है, उसके एज शेयर होल्डर भी हो सकता है, उसका डायरेक्टर भी खुद को अपॉइंट कर सकता है, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। सेकंड बात आपने कही, अगर आपने कंपनी फैब में रजिस्टर कराई है तो आपने जाहिर बात है अपनी कंपनी का क्या कहते हैं ईयर एंड भी सेट किया होगा। अब आप अगर मुझे बताना पसंद करें कि आपकी कंपनी का नेम आपको पता है क्या है?
हम अभी आपको चेक करके बता देते सर मेरी कंपनी का असल में मैं बता देता हूँ, स्टार ट्रैवल टूर्स लिमिटेड है। हैं। स्टार ट्रैवल टूर्स लिमिटेड, मैं आपको उसका ये वाली है। एक मिनट। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें पीपल में डायरेक्ट अहमद साकिब साहब है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आप ये देखिए कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई? 15 अप्रैल 2025 को। जी इससे सर। पहले अकाउंट्स कब तक बनाने? 30 अप्रैल 2026 तक के बनाने। ठीक है। और इसी टाइम पीरियड के ही उसने फिर टैक्स पे करने विद इन नेक्स्ट 9 मंथ्स आफ्टर द ईयर है। कंपनीज के लिए सर थोड़ा सा हिसाब किताब डिफरेंट है। दैट्स व्हाई मैं इसलिए आप लोग को कह रहा हूँ कि फिलहाल हम इंडिविजुअल पे तो हम इंडिविजुअल पे रहेंगे, कंपनीज पे जाएंगे उधर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अगर मैं अभी से आपको कंपनीज के भी बताने लगे तो आप लोग टोटली कंफ्यूज रहोगे। ठीक है। असल में मेरा कंसर्न जो है ना वो मेरी ही कंपनी से रिलेटेड है, तो मेरा इसलिए जरा था। आप मुझसे मैंने प्राइवेटली पूछ हाँ लेना फिलहाल। हाँ अगर अगर कोई इस तरह अर्जेंट चीज है तो हम मुझसे प्राइवेटली पूछ लेकर, कोई मसले की वाली बात नहीं। चलें ग्रुप ठीक में है। हम सारे होते हैं, तो अगर होते ग्रुप में मैसेज कर दिया तो मैं आपको रिस्पॉन्ड दूंगा। मेरी असल में आज फर्स्ट क्लास थी तो मैं ग्रुप में भी नहीं ऐड, तो मैं वो अपने कंसर्न बंदे को आज कहूँगा। सबकी पहली क्लास। आज अच्छा सबकी ठीक है। पहली क्लास, तो टेंशन नहीं लेनी है। अपने कोऑर्डिनेटर से कंसल्ट कर ले, वो ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। और जो भी मामला हो तो आप उधर पूछ सकते हैं। ठीक है। चलो थैंक यू थैंक यू। नो इशू। जी आरिफ शफीक अंसारी साहब। जी सर, मेरा ये जो भी आप बता रहे थे ना कि जिस तरह होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो जाहिर सी बात है पर्सनल एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जी पे आप जितनी इनकम बढ़ती जा रही है वो पर्सनल एक्सपेंस रिड्यूस होते जा रहे हैं, ये चीज़ ज़रा हजम नहीं हो रही। कौन से पर्सनल एक्सपेंसेस रिड्यूस होते जा रहे ये जो पर्सनल अलाउंस आपने जो दिया है पहले 12,750 था, सही है। हैं? जी अब इनकम आपने कहा कि 1 लाख से एक्सीड करेगी तो ये जितना एक्सीड करेगी वो कम हो जाएगा हर ये अलाउंस। जी हर 2 पाउंड के बदले 1 पाउंड पर्सनल अलाउंस कम होता जाएगा। तो इसकी वजह सर ये अच्छा, मासी कहते हैं इस तरह करो तो हम कहेंगे बिल्कुल करेंगे जी। ये अब रूल है उनका बनाए हुए, रीजन तो हम अच्छा। उनसे पूछ नहीं सकते भाई। रूल है ना यार, एक रूल बनाए हुए ना तो जाहिर बात उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते है ना। है तो लॉ सही। ही ना। अब लॉ पे आप अब हम पाकिस्तान में अगर हम कहना कि यार जैसे 302 केस क्यों बनाए आप लोगों ने, वो कहेंगे भाई हमारी मर्जी हमने बनाया है तुम्हें बोलो फॉलो सर। करना होगा। सही तो है। ये रूल है, तो आप इसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि यार 1 लाख के ऊपर इनकम पे आप क्यों रिड्यूस करें। कल को वो अगर कहते हैं यार 50,000 इनकम के ऊपर से आपका रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो सर टैक्स तो मेरा 1,10,000 पे ही लग रहा है ना। देखो आपकी वही बात ना, आपकी जितनी इनकम बन रही है आपका जस्ट उससे पर्सनल लॉस थोड़ा रिड्यूस होगा, बाकी आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम आएगी उस पे आपके इसी लिहाज से ही आपकी टैक्स कैलकुलेशन होगी। ठीक है। आप थोड़ा सही सा है। सब्र करें ना, हम आगे इंशाल्लाह जिस कोर्स में आगे जाते जाएंगे हमारी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में ऐड होती जाएंगे, तो ये सारी चीजें आप लोग की कवर होती जाएंगी। अब जाहिर बात है पहले दिन आप ये सारी चीजें नहीं हाँ, ये मास्टर कर अभी सकते। थोड़ा हजम नहीं हो रहा है, ये तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम स्पेंड होगा आपके साथ तो शायद है कि ये अगले 1 महीने में ये चीज आप लोग 30-40 दफा ये देखेंगे कि होती हुई, तो वो बंदा यूज टू हो जाता है चीजों के साथ, बंदे को फिंगर टिप्स पे याद हो जाती है। ठीक है। चलें। थैंक यू थैंक यू। जी थैंक यू बॉस। उस्मान अनवर साहब। नो इशू। सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं, सिर्फ सजेशन है कि हम आपने जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है और तकरीबन सारा समझ भी आ गया है, लेकिन ये जो दोस्तों के जो क्वेश्चंस हैं वो कोई ऐसे अजीब क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वो टॉपिक से हट के वो चीज़ ही भूल जाती है जो आपने पढ़ाया है। तो अगर वो टॉपिक पे ही अगर हम लोग फोकस करें तो मेरे ख्याल से वो ABC से हम स्टार्ट ले रहे हैं तो वहीं तक रहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वो जैसे ही कोई और क्वेश्चन कंपनी से रिलेटेड या आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है किसी के दोस्त का भी, तो उससे जो है तो ये जो सिलेबस पे जो हम पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ा रहे हैं वो अचानक फोकस आउट हो जाता है, तो फिर वो समझ नहीं आता तो सर। इसलिए तो मैं स्टार्ट में भी काफी बार कहा, मैंने कहा अगले 1 महीने तक हम जो भी बात करेंगे वो एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से करेंगे। चलिए आज जरा पहली क्लास है, कल दूसरी क्लास है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट बनने में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आप लोग मेरा असल रूप देखेंगे। मैं थोड़ा सा गुस्सा भी कर जाता हूँ कभी कभी, तो आप लोग ने परेशान नहीं होना। ठीक है? तो हम थोड़ा सा क्लास को अच्छे से रखते हैं। क्योंकि मुझे गुस्सा तब आता है जब मैं एक चीज पढ़ाता हूँ और मुझे कोई उसका अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मतलब यार जब मैं अब सर मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है। हालांकि पैसे आप लोग के लगे हैं, मुझे तो उल्टा मिल रही है। जब मैं अब शायद इतने 110% एफर्ट कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आप लोग के तो पैसे लेंगे, तो एटलीस्ट एकदम तो आप लोग के भी हक बनता है, पैसे हलाल करने चाहिए।
तो इंशाल्लाह उसी से आप बेगम रहे, हम स्टिक टू द टॉपिक ही रहते हैं नॉर्मली, हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब ये सर देखिए, आपने कुछ क्वेश्चन देखे तो मैंने उनको कहा कि यार आपको मसलन में से पर्सनल में कोऑर्डिनेट कर ले, क्योंकि सर अगर मैं क्लास उन चीज को अभी डिस्कस करूंगा तो एक बंदे का तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पीछे 10 बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो इंशाल्लाह ये चीजें हम कंसिडर करेंगे, आप परेशान ना हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होगी, आप लोगों को सर रिकॉर्डिंग भी एक सवाल, मिलेगी इस क्लास की। सर एक चीज, अरे भाई, आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन आता है जूम पे? जी आता है। तो वो काइंडली वो यूज किया करना, सारी यूज करते हैं। जिस तरह अच्छा हम कोई बात कर रहे थे, आप डायरेक्ट आ जाते हैं और अच्छा, बोलते सॉरी हैं सॉरी। तो फ्लो टूट जाता है। अच्छा सर, चलिए मैं आप सिर्फ ये फरमाइए। सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, एक चीज़ पूछनी थी। ये जो आपने अभी समझाया इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह हमसे शेयर होगी ताकि हम प्रैक्टिस और उसको कर सकें? अब अगर आप मेरी थोड़ी बात सुन लेते तो मैं यही बात कर रहा था, सर मैं यही बात अच्छा कर रहा था अच्छा, अभी। ओके थोड़ा सा ओके, ठंडा खाया करके, कोई थैंक यू सर, मसला नहीं थैंक यू। अब है। ठंडा ही खाएंगे इंशाल्लाह। बेगम रोजा, इस क्लास की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह कल आप सबको मिल भी जाएगी, यूट्यूब पे भी अपलोड सही, होती है, ग्रुप में आप लोग साथ शेयर भी कर दी जाएगी। और अगर इनकेस आपको कल तक नहीं मिलती है तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे ग्रुप में ऐड ही होंगे इंशाल्लाह, तो अगर सही, कोई ग्रुप में ऐड नहीं है तो अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर से कह दें, वो आपको ऐड कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होगी रिकॉर्डिंग, आज की भी होगी, कल की भी, और उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस होंगी वो आपकी एलएमएस पोर्टल पे अपलोड होंगी, और हर बंदे का अपना लॉगिन आईडीज होंगे, और उस पर आप एनी टाइम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके सही, गाइस, थैंक यू सो मच अगेन, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल के लिए मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू।